2025 में रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट होगा राशियों पर? एक ही बात पूछें तो हर राशि का अलग अलग होगा। जैसे विराट कोहली है जी तो उनकी कन्या राशि है, जी। तो विराट कोहली के लिए कैसा रहेगा? वैसे यदि ये बात मैं कहूंगी तो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। तो राहु केतु शनि को खुश करने के क्या उपाय होते हैं? शनिदेव को अहंकार जो होता है उसका वो सिंबल है, इसलिए आप उनके चेहरे के दर्शन मत करिए, उनसे आंखें मत मिलाइए। साढ़े साती एक ऐसा टॉपिक है जिससे आम जनता जो होती है वो बड़ी डरती है। जी बिल्कुल। तो इसकी क्या धारणाएं सही है नहीं है? मुझे हाल ही फिलहाल में किसी ने बताया था कि मेरे राशि में गुरु की महादशा चल रही है। जी। तो महादशा क्या होती है और उसका क्या परिणाम होता है राशि पर? तो महादशा को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बात देख लेते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में है। एक काल सर्प दोष करके भी होता है, वो क्या होता है? काल सर्प दोष ये होता है, सही ज्योतिष आइडेंटिफाई कैसे करें? कोई इंसान मुसीबत में है और वो कुंडली दिखाकर जब वो वहाँ से निकलता है तो एक उम्मीद से भरा हुआ, तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि वो ज्योतिष सही था। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं मार्केट में आ गए हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, लोग वो यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से यदि सिर्फ मेरी राय पूछते हैं आप तो ज्योतिष विद्या से किसी की मृत्यु होगी नहीं होगी ये पता कर सकते हैं। दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि हम टॉपिक जिस पे बात करने वाले हैं वो है एस्ट्रोलॉजी, जो कि सभी को इंटरेस्टिंग लगता है। और इस पे बात करने के लिए हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो है अंजलि सराफ मैम, जो कि 30 साल से एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर चुकी हैं और करीबन हजारों कुंडलियां वो देख चुकी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पेन और पेपर लेके बैठें, आपका बर्थ डेट, टाइम और आपकी जन्म स्थान जिसे हम कहते हैं लोकेशन जनरली, वो आप लेके बैठें। शायद आपके कुछ ऐसी चीजें, ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जिसका उपाय आपको इस पॉडकास्ट से मिले। तो पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं होप करता हूं कि आपको इस पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगा जो कि एस्ट्रोलॉजी प्रदान करता है। तो पूरे पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। अंजलि मैम नमस्कार, वेलकम टू द डिफर शो। नमस्कार कैसे हैं आप? जी। बस बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया। 2025 आने वाला है, जी हम लोग 2024 को बाय बाय करने वाले हैं जी बिल्कुल। और कोई भी नए साल की शुरुआत करियर में या लाइफ में एक डायरेक्शन के साथ हो तो जी इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। सच बात है। और मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, जी एक ऐसी स्टडी है जिससे डायरेक्शन बहुत लोगों को मिलती है, जी बहुत लोगों की विश्वास होता है, उस पर एक आस्था बनती है। हाँ जी तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जी क्योंकि आप 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आप मुझे मेरी राशि तो बिल्कुल बताइएगा, जी बिल्कुल। क्या उपाय मुझे करने हैं। जी और साथ ही में हम लोग थोड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे जी पूरे एपिसोड में कि हाँ कितने जी ग्रह होते हैं, जी ग्रहों को क्या असर होता है, जी लग्न क्या होता है, गोचर क्या होता है। जी जी। साढ़े साती एक ऐसा टॉपिक है जिससे आम आम जनता जो जनता होती है वो बड़ी डरेगी। डरती है। जी बिल्कुल। हाँ तो इसकी क्या धारणाएं सही है नहीं है? जी तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे तो बिल्कुल। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुई कैसे जी और उस पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि नए साल के लिए हम कुछ अच्छी बातें कर सकें। चूंकि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी की बात है, तो एस्ट्रोलॉजी एक तरह से साइंस है, विज्ञान है। हाँ हाँ, जैसे हमें सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, बाकी ग्रह नहीं दिखते हैं, है ना? क्योंकि वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। पर हैं ज़रूर। बिल्कुल। और जब हम सुबह उठते हैं, तो सूर्य का असर हम पर बिल्कुल पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है, चंद्रमा का असर हमारे मन पर पड़ता है। तो ये चीज़ें कैसी हैं, हमारी टेस्टेड क की हुई है ना? देखी प्रत्यक्ष परखी देखी है, हुई है, प्रत्यक्ष देखी हुई है। तो हम इसको एक अंधविश्वास के रूप में नहीं ले नहीं ले सकते, सकते। है ना? चूँकि ये बहुत पुरानी चीज़ है, परंतु फिर भी ये एक विज्ञान है, एक साइंस है। जो हमारे पुराने ऋषि थे उन्होंने पंचांग निकाला था। मतलब आज वैज्ञानिक तो बहुत बाद में बता पाए कि सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, परंतु उन्होंने तो सदियों पहले हमारे शास्त्रों पंचा में पहले ही लिखा शास्त्रों हुआ ने है। उन्होंने बता दिया था कि इस तारीख में, इस तिथि में चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, तो वो हुआ। तो एक तरह से ये सब साइंस है। अब हम यदि एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती है। ओके। पर चूँकि हम उसको बहुत डिटेल में नहीं जाकर हम पहले ये समझें कि ये काम कैसे करते हैं, हाँ, है ना? तो ये बात तो तय हो गई कि हमें पंचांग से या राशियों से या ग्रहों के चलने से, क्योंकि ग्रह सारे घूमते रहते हैं। उनके घूमने से हमें आगे क्या होने वाला है,
ये तय होता है, हर ग्रह का एक कक्षा भी तय होती है और घूमने का समय भी तय होता है। हाँ तो हमको ये पता चल जाता है कि ये इस समय में यह ग्रह घूमकर यहाँ आएगा, तो वो हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर और यहाँ पर रहने वाले सभी मनुष्यों के जीवन पर क्या असर करेगा। तो अच्छा इसलिए हमें ये समय पहले ही पता चल जाएगा कि आने वाला जो साल है उसमें कौन सी घटनाएं अच्छी होगी और कौन सी घटनाएं बुरी हो सकती हैं। ओके तो हाँ अच्छी घटनाओं का हम लाभ उठा सकते हैं हम्म, और जो बुरी घटनाएं हैं उनसे हम बच सकते हैं। जैसे अभी नए साल में 25 मार्च जब आएगा, तब शनि ग्रह जो है, जो कि सबसे धीमा चलता है, सबसे धीमी चाल शनि ग्रह की होती है। ओके वो 30 साल में एक राशि बदलता है, इतना धीमा इतना चलता धीमा है। चलता हाँ, पूरी मतलब 12 राशि पूरी करके वो 30 साल में अपनी राशि पर वापिस आता है। वह 2.5 साल में एक राशि बदलता है, तो इतना धीमा चलने वाला होता है। तो जब स्वाभाविक है कि वो धीमा चलता है, तो वो मनुष्य के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो 25 मार्च को जो शनि है, वो अपनी राशि बदलकर अभी कुंभ राशि में है है और अच्छा 25 मार्च को वो अगली राशि में मीन राशि में आ जाएंगे, है ना? मतलब 12वीं राशि में आ 12वीं जाएंगे। राशि में आ जाए हाँ, तो वो 3 राशियों पर बहुत इफेक्ट डालेंगे। पहली हो गई मेष राशि, दूसरी हो गई मीन राशि और तीसरी हो गई कुंभ राशि। इन ओके 3 राशियों पर वो बहुत इफेक्ट डालेंगे क्योंकि उस पर साढ़े साती अ, आ जाएगी नए अच्छा साल में ही, शनि के मूवमेंट से मूवमेंट से। ओके हाँ साढ़े साती का कारण ही शनि का मूवमेंट होता है और बस साल लगा, नया साल लगा और मार्च अभी आ गया और ये घटना घट जाएगी, तो ये एक बड़ी घटना घटेगी। इसके बाद मई में 2 बड़े ग्रह और अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो ओके ये भी एक बड़ा बदलाव आएगा, सभी के जीवन में आएगा। पर सबके जीवन में अलग-अलग बदलाव आता है हम्म, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के कारण वो बदलाव भी सब पर अलग-अलग आता है, सब पर एक जैसा तो नहीं आता। शनि एक ही मतलब जिसकी जो राशि होगी तो जी, शनि उस राशि पे अलग प्रभाव देगा और किसी और राशि पे अलग प्रभाव देगा ऐसा होता है हाँ, वो अच्छा कारण इसलिए होता है, उनकी स्थिति के कारण होता है। जैसे साढ़े साती किसे कही जाती है कि जब घूमते हुए शनि ग्रह चंद्रमा के साथ आ जाता है, मतलब गोचर में चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी घूम रहा है और शनि घूमते हुए उस राशि में आ जाता है। अभी ओके जब राशि को हम बहुत डिटेल में समझेंगे तो समझ में समझ आएगा, में आएगा पर अभी हम शॉर्ट में ये समझ लें कि शनि ग्रह चंद्रमा के साथ आ जाता है। अच्छा और जब ऐसा होता है तब कुछ विवाद की स्थितियां आती है। विवाद की हम्म, स्थितियां ऐसी आती है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। चंद्रमा बिल्कुल अलग है और शनि बिल्कुल अलग है। चंद्रमा हमारा मन होता है और अच्छा शनि ओके होता है उसमें थोड़ा सा व्यवधान डालने वाला। मतलब शनि ग्रह कैसा होता है कि प्रसन्न हुआ तो बहुत प्रसन्न हो गए हाँ और नाराज हुआ तो बहुत बहुत नाराज हो नाराज गया। हो गया हाँ, तो जब शनि और चंद्रमा साथ आते हैं तो वो एक राशि पहले से ही असर कर देता है। अच्छा हाँ, और हाँ एक राशि बाद तक असर करता है। इसलिए 2.5 साल पहली राशि, 2.5 साल चंद्रमा के साथ और 2.5 साल चंद्रमा के आगे वाली आगे वाले राशि। वैसे कुल मिलाकर 7.5 साल होते हैं। अच्छा इसीलिए उसे साढ़े साती कहते हैं। 7.5 तो जी। 7.5 में एक थोड़ा-सा एक मिसकंसेप्शन होता है क्या? कि लोग बोलते हैं 7.5 बुरा ही होता है। नहीं, नहीं, 7.5 हमेशा पूरी नहीं होती। आम धारणाएँ तो ऐसी आम होती है। धारणा ऐसी है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपना घर चलाने हाँ, के लिए, पूजा-पाठ कराने के लिए बुरा मत मानिएगा, पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये सब किया कि आम जनता को डरा दिया और आप जानते हैं कि यदि इंसान डरेगा, तो वो पूजा-पाठ कराएगा, हुँ, उनका वो फ़ायदा सारी चीज़ें होगा, करेगा वो सारी चीज़ें करेगा जो क्योंकि उनके फ़ायदे की होगी। हाँ, सारा लाभ कुछ लोगों का डर पर ही निर्भर करता है। हुँ, तो ऐसा उन लोगों ने कर दिया, पर ऐसा नहीं होता। कई बार तो साढ़े-साती इतनी शुभ होती है कि वो पूरे जीवन में जितना इंसान को आर्थिक लाभ नहीं होता हुँ, और दूसरे फायदे नहीं होते, वो साढ़े-साती में हो जाते हैं। पर वो सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी कौन-सी राशि है, शनि ग्रह और किन ग्रहों के साथ है, उन उनको और कौन देख रहा है ना? मतलब शनि ग्रह मान लीजिए अभी मीन राशि में आए, तो उस मीन राशि में आए हैं तो उनको अभी कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में उनकी स्थिति अभी अलग है। उनको कुछ और ग्रह देख रहे होंगे और जब वो मीन राशि में आएँगे तो उनको कुछ और ग्रह देखेंगे। अच्छा। हाँ, हाँ, उसके कारण स्थिति बदल जाएगी। फिर जब वो मीन के बाद मेष में आएँगे, है ना? तो फिर उनको कुछ और ग्रह देखेंगे, स्थितियाँ कुछ और बदल हाँ, जाएगी हाँ। और जब फिर वो वृषभ राशि में जाएँगे, इन 3 पर साढ़े-साती चलेगी, तब फिर स्थितियाँ बदल जाएगी। इससे इससे करियर पे क्या असर पड़ता है? करियर या जो भी बिज़नेस हम लोग कर रहे होते हैं, जी, जी। उस पे क्या असर पड़ता है? वो
तीनों राशि पर अलग-अलग असर पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ, कोई कोई एक राशि लेके हम लोग जी। समझ सकते हैं इस हम चीज़ को। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, मेष राशि की बात कर ठीक लेते है। हैं, है ना? तो जब मेष राशि हमें जब साढ़े साती देखनी होती है, तो पहले हमें चंद्र कुंडली बनानी पड़ती है। मतलब हमें चंद्रमा को पहले सेंटर में बिठाना पड़ता है। हाँ, ओके, उसका केवल समझने के लिए, समझने के चंद्रमा लिए। सेंटर में होता नहीं हर किसी की कुंडली में। हाँ, हाँ, पर क्या स्थितियाँ होंगी, उनको समझने के लिए हमें को चंद्रमा को पहले लग्न में बिठाना पड़ता है। अब जब लग्न में चंद्रमा है, तो साढ़े साती के लिए जब शनि आएँगे, तो वो 12वें भाव में आएँगे। 12वें भाव में आएँगे, तो उनके साथ राहु वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। अभी ओके। 12वीं राशि में राहु हुँ, पहले से ही बैठे हुए हैं। तो राहु और शनि साथ हो गए। अब चंद्रमा लग्न में है, तो जो मेष राशि वाले होंगे, उन्हें विदेश यात्रा का बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, मतलब इस अगले आने वाले 2.5 साल में, मतलब इस साल से लेकर जो 2.5 साल रहेगा, उस पूरे 2.5 साल में मेष राशि वाले विदेश यात्रा कर सकते हैं, अच्छा, या विदेश से उनको कोई लाभ मिल सकता है। ओके। पढ़ाई का लाभ मिल हुँ, सकता हुँ, है, बिज़नेस का लाभ मिल सकता है, या कई बार ऐसा होता है ना कि हम बरसों तक सोचते हैं कि हम विदेश में कोई बिज़नेस करें, या किसी के पास कोई हुनर होता हुँ, है ना? कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, या ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा, क्यों ना ऐसा हो कि हम इसे विदेश में बेचें तो ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा होता है ना? पर सोचते-सोचते अभी तक नहीं होता, और हो सकता है कि मेष राशि वालों के लिए वो योग अभी बन जाए। बन जाए। है ना? इसके साथ ही उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छा, तो वो आर्थिक लाभ देंगे। और जो शनि की दृष्टि है, वो दूसरे भाव पर रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, तो जब वो 12वें भाव से देखेंगे ना, तो 12, 1 और 2, तो वो धन भाव को देखेंगे, दूसरा भाव धन भाव होता है। और ओके, जब शनि धन भाव को देखें, तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ तो होगा वही ही। होगा। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ हो गया। अब हम आते हैं कुंभ राशि वालों पर। तो कुंभ राशि में जो है वो दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं, और चंद्रमा पहले भाव में बैठा हुआ है। तो जो कुंभ राशि वाले हैं, उनको धन का लाभ कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि वो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि कोई ज़मीन पड़ी हुई है और इसका कोई उपयोग करें, हुँ, तो उस पर उन्होंने कोई हॉस्टल बना दिया, या कोई फैक्ट्री बना दिया, उससे गोडाउन फ़ायदा बना है। दिया। हाँ, हाँ, इस तरह से बना दिया जिसमें हम खुद नहीं रह रहे हैं, परंतु कोई और उपयोग कर रहा है और इन्हें धन लाभ दे रहा है। इस तरह से। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए हो जाएगा। इस तरह अलग-अलग राशि वालों का इफ़ेक्ट अलग-अलग पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में जनरली जब हम वैदिक की बात करते हैं जी, तो ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है, लोगों को बुक्स भी मिल जाती जी, हैं। पर अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो घर पे बैठा है, उसको एक अपना खुद का एक चीज़ समझनी है, जी, तो किसको रेफ़र करना चाहिए उसे? जैसे लाल किताब होती है, लोग अपना चार्ट बना लेते हैं, ऑनलाइन गूगल में देख लेते हैं। जी। तो कौन-सी चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं नहीं, आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि सीखने के लिए? सीखने के लिए? हाँ, तो सीखने की भी 2 बातें होती हैं। या तो ये होती है कि आपको केवल रिज़ल्ट्स देखना हुँ, है ना? मतलब आपने अपनी राशि डाली, और उसमें अपना रिज़ल्ट देख अपना लीजिए। रिज़ल्ट देख लिया, या फिर आपको बेसिक से सीखना है। ये दोनों अलग-अलग बातें होती हैं। तो मैं दोनों के लिए बता देती हूँ। मान लीजिए आपको यदि ऐसा करना है कि आपको सिर्फ़ रिज़ल्ट देखना है, हुँ, तो वो तो आप कोई-सा भी सॉफ्टवेयर लेंगे, हुँ, है ना? तो उसमें एक फ़ंक्शन होता है कि आपके परिणाम क्या होंगे, हुँ, है ना? फलित क्या होगा? हुँ। उसको फलित शब्द कहते हैं। फलित मतलब फल क्या फल क्या निकलेगा? निकलेगा उसमें? है ना? तो जब आप फलित को देखेंगे, तो वैसे रिज़ल्ट भी मिल जाएँगे, परंतु वो फलित कैसा होता है, जैसे कि आप रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर गए और वहाँ पर एक मशीन लगी होती है, हुँ, और मशीन पर जब आप खड़े होते हैं और अपना वज़न लेते हैं, तो अंदर से एक टिकट निकल आता है। उसमें आपका वज़न रहता है और एक भविष्य फल भी होता है ना? ये वैसे बहुत पुरानी बात हो गई, अब शायद नहीं नहीं होता। करते हाँ, हैं, है ना? पुरानी बात थी। तो उसमें वो क्या करते थे, पहले से उसमें फ़ीड करके रखते थे। हाँ। है ना? क्योंकि उन्होंने इंसान को तो देखा नहीं है, हुँ, वो तो बस पहले से फ़ीड डेटा करके रखते फ़ीड थे। कर दिया पहले से। हाँ, डेटा फ़ीड कर दिया। ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें जो फलित होता है, रिज़ल्ट्स जहाँ से मिलते हैं, वो सब डेटा पहले से फ़ीड अच्छा, होता है पूरे से, बस ओके। आपको मिल जाता है। हुँ, तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं नहीं होता। होता है। हुँ। हाँ, तो किसी ज्योतिष को पर्सनली मिलने और जी, चीज़ समझने में जी, ज़्यादा फ़ायदा है। जी। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप किसी को गुरु बनाएँ, तो जब वो गुरु बनाएँगे तो वो आपको शुरू से समझाएँगे पहले कि कितने ग्रह होते हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, फिर उनके आपस में क्या कनेक्शंस होते हैं, नक्षत्र होते हैं। बहुत बहुत ही बड़ा अध्याय है ये, हुँ, एक ज्योतिष बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसमें फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे एबीसीडी सीखते हैं, ऐसे ही सीख ऐसे लें, सीखने या फिर आप पर्सनली किसी व्यक्ति के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको जो ज्योतिष की पुरानी किताबें हैं, जिनसे ज्योतिष सिखाया जा सकता है, ज्योतिष कैसे सीखें, हुँ, या कुछ अच्छे राइटर्स की ऐसे देखकर, फिर वहाँ से उसमें चार्ट्स रहते हैं, और वहाँ से आप जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो सीख सकते हैं। जनरल हर एक को एक सवाल होता है कि
मैं मेष राशि का हूँ, जैसे मैं कन्या राशि का हूँ, जी, तो कन्या राशि का 2025 वाला साल कैसा होगा? ऐसा हर साल हम किसी न किसी को पूछते हैं या तो ऑनलाइन हम लोग चेक करते हैं। जी, जी, तो क्योंकि और भी ऑडियंस होगी जी, जो अलग-अलग राशि में बैठती होगी। जी, तो आप हमको ये बता सकते हैं कि जनरली जितनी राशियाँ हैं, 12 जी, राशियाँ हैं, तो जी, 12 राशियों का मोटा-मोटा एक ब्रीफ हाँ, तौर पे 2025 का साल कैसा रहने वाला है? जी, करियर और बिज़नेस रिलेटेड? बिज़नेस टाइप, ठीक है। देखिए जो 12 राशियाँ हैं यदि हम उस सब की बात करें, तो समय भी बहुत हो जाएगा और बहुत ही विस्तृत बातें हैं वो, हाँ, कि हम एक-एक राशि की अलग-अलग बातें करें। क्योंकि क्या होता है कि ज्योतिष में कभी भी कोई एक बात सिर्फ एक चीज़ देखकर निर्भर नहीं करती है। हाँ, उसमें पहले लग्न होती है, फिर राशि होती है, फिर कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, फिर किस ग्रह की किस पर दृष्टि है। उसके साथ एक और बड़ी बात होती है अंतर्दशा और महादशा। जब महादशा चलती है, तो महादशा में अंतर्दशा और सूक्ष्म अंतर्दशा चलती है, उसका भी इफ़ेक्ट होता है। फिर इसके साथ ज्योतिष शास्त्र में एक और बात होती है, यदि आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो आज के नहीं हैं। हमारा जो हमारी जो श्रृंखला चली आ रही है, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, बहुत पुरानी बहुत श्रृंखला पुरानी है। चली आ रही है। तो आज के जीवन में तो हमने जो कर्म किए वो हमें मालूम है, पर पुराने जीवन में हमने क्या कर्म किए, वो हमको नहीं मालूम है। तो वो कर्म भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सब उसका भी असर पड़ता है। उनका भी असर पड़ता है। तो ये सब मिला-जुला जो होता है वो नए साल पर या किसी आने वाले भविष्य पर इसका असर हुँ, पड़ता है। फिर भी हम यदि मोटी-मोटी बात करें तो 3 राशियाँ जो हैं हमने बताई, एक कुंभ राशि, मीन मीन और राशि मेष। और मेष मेष, राशि। इन 3 राशियों पर तो साढ़े साती है। हाँ, उन साढ़े साती से एक शनि से प्रभावित वो व्यक्ति हैं। हुँ, इसके अलावा जो राशियाँ हैं, वो अलग-अलग ग्रहों से प्रभावित हो सकते हैं हुँ, और उनकी कुंडली की क्या व्यवस्था है उस पर उसके निर्भर उस करता है। पर निर्भर करता है। ओके, पर वैसे भी यदि हम बहुत मोटी बात करें, तो एक मोटे तौर पर आने वाला जो साल है, वो एजुकेशन के हिसाब से चिकित्सा के क्षेत्र में हुँ, और राजनीति के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में बहुत फ़ायदा बहुत करने फ़ायदा है। वाला है। साथ ही आर्थिक रूप से भी फ़ायदा करने वाला है। क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं मोटे तौर पर, सूक्ष्म बात नहीं कर रहे हैं, मोटे तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर शुभ स्थितियाँ ही बन रही हैं। 2025 में, जी, साल कुल मिला के अच्छा रहने वाला कुल है, हाँ, इन मिलाकर क्षेत्रों साल में। अच्छा रहने वाला है। अच्छा, जी, अब इसमें बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, जैसे लग्न होता है, गोचर जी, होता है, तो क्योंकि हम लोग डाउनलोड तो कर लेते हैं सॉफ्टवेयर से या ऑनलाइन जी, पढ़ लेते हैं, जी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है, तो जी। उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ, कौन-सी चीज़ क्या होती है? अच्छा, ठीक है। लग्न लग्न क्या होता है जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, तो क्या होता है या हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, तो हम सबसे पहले उसके जूते नहीं देखते, उसके कपड़े नहीं देखते, हम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं? चेहरा चेहरा देखते देखते हैं, हैं। बहुत स्वाभाविक बात नेचुरल है, है ना? करेक्ट। नेचुरली हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले देखें, तो उसका फ्रंट देखेंगे। हुँ, तो लग्न जो होता है वो जन्म कुंडली का फ्रंट होता है। ओके, हाँ, और लग्न ऐसा होता है कि यदि आपने लग्न देख लिया, तो लग्न यदि पावरफुल है, तो वो इंसान पावरफुल होगा। लग्न यदि कमज़ोर हो गया है, तो वो इंसान कमज़ोर होगा। फिर उसके अलावा यदि बाकी चीज़ें बहुत मजबूत भी हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं उस इंसान को अंदर से वो कमज़ोर करेगी या उसकी किस्मत को या उसके कर्मों को कमज़ोर करेगी, कहीं न कहीं। हुँ, तो ये तो लग्न हो गया। 12 भाव होते हैं। अच्छा, 12 हाँ, और 12 भाव मतलब हमारे जो महर्षि थे, हमारे जो पुराने ऋषि थे, वो इतने विद्वान थे। उन्होंने कितनी तपस्या की होगी, कितने वर्षों तक तपस्या की होगी और तब जाकर ये ज्ञान प्राप्त हुआ प्राप्त होगा और वहाँ से ये विज्ञान निकला होगा कि उन्होंने हमारे जीवन के क्षेत्र को मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ भी करते हैं, एक इंसान जो कुछ भी करता है आम तौर पर कि जन्म हुआ, बालक बड़ा हुआ, फिर वो पढ़ने गया, फिर वो जब पढ़ लेता है, फिर वो कमाने गया, है ना? उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद उसका परिवार शुरू होता है, उसके बच्चे शुरू हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे शुरू हुए, फिर उसका बुढ़ापा, उसकी बीमारी, उसके रोग, ये दुःख, संताप ये सब, सब जो ये चीज़ें पूरी रहती हैं, श्रृंखला चलती पूरी रहती है। श्रृंखला चलती है और हर किसी के जीवन में चलती है। हुँ, किसी का जीवन अलग होता है, किसी का अलग अलग होता है। होता है। तो इस पूरे जीवन को 12 भागों में बाँट दिया है। अच्छा, हाँ, वो और क्या होते हैं? हर भाग को एक नाम दे दिया, उसे भाव कहते हैं, ओके, है ना? हाँ, तो हर भाव भाव को एक नाम दे दिया और एक जैसे कि मान लीजिए कि आपका ऑफ़िस है या किसी का कोई कार्यालय है या स्कूल है या हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर क्या होता है, सबके काम अलग-अलग होते हैं। डॉक्टर का काम अलग होता है, हुँ, नर्स का काम अलग होता है, कंपाउंडर का काम अलग होता है या स्कूल है तो टीचर का काम अलग होगा, प्रिंसिपल का काम अलग होगा, बच्चों का काम अलग होगा, पियून का काम अलग होगा, है ना? और सबके सही काम बात है। बँटे हुए हैं और सब अपना-अपना काम करते हैं और कोई किसी को इंटरफियर नहीं करता। हुँ, यदि अच्छे से कोई चीज़ चलानी चल है रही है तो। तो,
करेक्ट। है ना? ऐसा ही जन्म कुंडली में भी कर दिया गया। जैसे लग्न को सौंप दिया गया कि आपको चेहरा देखना है, चेहरे की रौनक देखना है, उसका जो कुछ भी दूसरी बातें हैं वो सब आपको देखना है। दूसरा भाव जो है उसको दे दिया कि आपको धन देखना है, और धन भी कैसा, जो कि पुराना धन है, जमा हुआ धन है, जमा होता है। स्थायी धन है, वो देखना है आपको। हुँ, तीसरे को और भी उसके साथ बहुत होता है, ये मैं केवल मोटी-मोटी बातें बता रही हूँ। हुँ, तीसरा भाव दे दिया उसको, पराक्रम का भाव दे दिया कि भई आप अच्छा, कोई इंसान आलसी होगा या मेहनती बहुत होगा या मेहनती होगा, है ना? उसको पराक्रम, या फिर वो मेहनत करेगा तो उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम तीसरे भाव से तय करेंगे। चौथे भाव हमको हमारा खुद का घर दे दिया, माता-पिता का घर दे दिया, हम अपना खुद का जो भी घर बनाएँगे या मन की शांति, वो दे दिया। 5वाँ भाव जो दे दिया वो संतान को दे दिया कि बच्चे कैसे होंगे, पढ़ाई कैसी होगी, उसको 5वाँ भाव दे दिया। छठा भाव जो दे दिया उसको रोग को दे दिया, रोग हो गया और शत्रु। एक कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसका एक भी शत्रु नहीं होता, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बुरे नहीं होते पर उसके शत्रु बहुत होते हैं, हुँ, तो उसका भी कुछ कारण होगा। तो वो डिपार्टमेंट जो वो है वो छठे भाव को दे दिया कि वो अच्छा, ये तय करेगा, यहाँ की राशि तय करेगी, यहाँ पर बैठे हुए ग्रह तय करेंगे कि इस इंसान के शत्रु कितने रहेंगे, इसको बीमारियाँ कितनी रहेगी, वो सब तय करेगी। 7वाँ भाव जो है वो विवाह को दे दिया। विवाह के साथ पार्टनरशिप को दे दिया कि बिज़नेस में यदि कोई पार्टनरशिप होती है तो वो भी 7वाँ भाव तय करेगा कि वो जमेगी कैसे नहीं होगा, जमेगी या जमेगी कैसा कि नहीं जमेगी। कंपेनियनशिप होगी। हाँ, और वैवाहिक सुख भी अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, वो भी 7वें भाव को दे दिया। 8वें भाव को आयु दे दी कि इंसान कितना जिएगा, और यदि उसकी मृत्यु मृत्यु तो सबकी तय है, एक ना एक बिल्कुल, दिन, बिल्कुल। तो उसका कारण क्या बनेगा? ऐसा, उसको 8वें भाव को दे दिया। 9वें भाव को भाग्य दे दिया, किसी किस्मत कैसी रहेगी, इसका धर्म धर्म का कैसा रहेगा, धर्म वाला रहेगा, नहीं रहेगा, नास्तिक रहेगा, आस्तिक रहेगा, इसके आराध्य कौन रहेंगे, ये सब डिपार्टमेंट 9वें भाव को दे दिया। हुँ, 10वें भाव को सरकार दे दी, राज्य स्थान दे दिया, मतलब उसको सरकार से लाभ होगा, नहीं होगा, सरकारी नौकरी होगी, नहीं होगी, हुँ, सरकार से टेंडर मिलेंगे, नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ये सब 10वाँ भाव तय करेगा। 11वें भाव को आमदनी दे दी कि ये जीवन में कितना कमाएगा, और कमाएगा तो किस क्षेत्र से कमाएगा, कमाएगा। ये 11वें भाव को दे दिया। इसके बाद 12वें भाव को खर्चा दे दिया, क्योंकि इंसान कमाएगा तो खर्च भी करेगा। तो वो जो 12वां भाव है कितना वो खर्चा होगा, कितना खर्चीला होगा, खर्चा नहीं होगा। होगा। ज्योतिष विद्या से किसी की मृत्यु होगी, नहीं होगी, ये पता कर सकते हैं? मृत्यु तो सबकी होनी है, हुँ, ये तो तय है। कब होगी? हाँ, कब होगी? हाँ, हुँ, हुँ, ये 8वें भाव से पता चलता है। अच्छा, परंतु एक ज्योतिष पर थोड़ा-सा बंधन रहता है हुँ, कि वो सामान्य स्थितियों में किसी की मृत्यु का आकलन नहीं करता है। अच्छा, ये एक बंधन होता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। मान लीजिए कि किसी एक कोई बेचारा व्यक्ति आया, कोई जातक आया पत्रिका दिखाने, और ज्योतिष ने उसको बोल दिया कि तुम 6 महीने बाद मरोगे, 2 साल बाद मरोगे। तो वो जो 2 साल हैं, वो 2 साल भी नहीं जी पाएगा। हाँ, है ना? तो इस तरह से कुछ बंधन, कुछ नियम ज्योतिष शास्त्र में पहले ही, जब गुरु के पास सीखने जाते हैं तो वो पहले ही वो बंधन डाल देते हैं कि आप किसी की मृत्यु तब तक नहीं बताओगे जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं हो जाएगा। मतलब एक कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पे पड़ा है और वो बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ परिवारजनों से नहीं देखी जा रही है। तब वो आकर पूछें कि भई इनको बहुत तकलीफ है तो भई इन्हें मुक्ति कब मिल जाएगी? हुँ, है ना? ऐसा यदि होता है तब वो उस बताते समय में ज्योतिष बता सकते हैं। हैं। हुँ, जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, और कुछ तो ऐसे ही मज़े-मज़े में पूछ लेते हैं। मैं करीब 30 साल से जन्म कुंडली देख रही हूँ, तो सब तरह के लोग आते हैं। आपने कितनी जन कुंडलियाँ देख ली अभी तक? गिनी तो नहीं है। फिर भी एक अंदाज़ से? हज़ारों ही हो गई होगी। माय गॉड! तो पहले तो शुरू-शुरू में जब नया-नया सीखा था, तब तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखते थे। फिर देखते-देखते जब अनुभव बढ़ गया, जब लोग आने लगे, नाम भी हुआ, ये सब हुआ, तब फिर कितनी देखी फिर वो ये याद नहीं है, पर 30 साल है, वो याद है। बहुत सारी देख ली। जी। तो कई लोग पूछते हैं, मज़े-मज़े में ही पूछते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो परीक्षा लेने आते हैं अच्छा, कि हम इनके इनको पास कितना जा रहे हैं पता कि है? इनको हाँ, हाँ, आता भी है कि नहीं आता है। तो ये पूछते हैं कि कितने साल जिएँगे? तब हमें उनको कहना पड़ता है कि नहीं, यदि बहुत विकट स्थितियाँ हों, उसी स्थिति में हम किसी बता के सकते हैं। मृत्यु का और जन्म का बताते हैं। ज्योतिष में जहाँ तक मैंने जी, पढ़ा है ऑनलाइन, जी, एक काल सर्प दोष करके भी होता है जी, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे जी, आपने महादशा के बारे में बताया, जी, जी। तो वो क्या होता है? कालसर्प दोष ये होता है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, हुँ, क्योंकि जो 12 खाने हो गए, 12 भाव हो गए, 12 खानों में 9 ग्रह रहते हैं। हुँ, तो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उन राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। तो कैसे हम एक कल्पना करें कि एक सर्प है,
एक सांप है, एक बड़ा सा अजगर है ना? और मान लीजिए कि उसके आगे बाकी 7 चीजें कुछ रखी हुई है, कोई आइटम रखे हुए हैं, कोई फल है या कोई पत्थर है या कुछ भी है। अब उसने क्या करा, एक-एक करके सारे वो निगल लिए, है ना? उसने, क्योंकि अजगर तो निगलता ही है, चबाता तो है ये नहीं। बात तो उसने सही है। निगल लिए। उसने, या कोई पशु रखे हैं, कोई पक्षी हैं 7 तरह के, और वो उसने कर सब निगल लिए। अब वो क्या है, वो सातों जो पक्षी है या सातों जो चीजें हैं, वो उसके पेट में चली गई, है ना? तो हमको बाहर से अजगर तो दिख रहा है, वो सातों चीजें उसके पेट में चली गई। तो क्या वो, यदि जिंदा चीजें होंगी, जिंदा चीजें होंगी जो भी, तो वो तो मर जाएंगी, है ना? तो और या फिर यदि बेजान चीजें होंगी, तो क्या वो हमको दिखेंगी? नहीं नहीं दिखेंगी, दिखेंगी। है ना? ना उनका रंग दिखेगा, ना उनका शेप दिखेगा, क्योंकि जब वो पहले बाहर थी तब दिख रही थी, अब नहीं दिखेंगी। ऐसा ही कालसर्प योग होता है। अच्छा। कालसर्प योग में राहु और केतु के बीच में एक सर्प की कल्पना की जाती है, और हुँ, वो सारे ग्रह उसके बीच में आ गए। तो जो ग्रहों को अपना रिजल्ट देना चाहिए, वो नहीं दे पाते, है ना? मान लीजिए हमको दिख रहा है कि बुध ग्रह जो है वो उच्च का है, और उच्च के जो ग्रह होते हैं, उच्च का ग्रह जब कहा जाता है तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। नीच का जब ग्रह कहा जाता है तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो हम उच्च को कहें बलवान, और हम नीच को कहें कमजोर, ओके। है ना? तो हमें पता चल रहा है कुंडली से, क्योंकि हर ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उच्च का होता है, बलवान होता बलवान होता है। है ना? जैसे पूर्णिमा वाले दिन चांद हमें पूरा दिखता है, तो हम कहेंगे कि आज बलवान चांद है ना? उच्च का चांद है। और अमावस वाले दिन चांद दिखता ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि आज नीच का चांद है, कमजोर चांद है ना? तो ऐसे ही मान लीजिए हमें दिख रहा है कि बुध ग्रह उच्च का है, परंतु वो अपना रिजल्ट नहीं दे रहा। बुध ग्रह क्या रिजल्ट देता है? आर्थिक लाभ देता है। अच्छा। और आप अपने धन को, अपने रूटीन को कैसे समायोजित कर रहे हैं, है ना? किस क्षेत्र से आपकी आय हो रही है ना? बुध वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर सलाह देकर उनको आमदनी होती अर्निंग है, होती है। हाँ। अर्निंग होती है। जैसे वकील है, वकील क्या करता? पूंजी तो लगाता नहीं है, वो केवल सलाह देगा। कंसल्टेशन। हाँ, है ना? और फिर तब उसे आमदनी हो रही है। डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग तो चलिए फिर भी सर्जरी करते हैं, पर वकील का सबसे अच्छा उदाहरण है। या अध्यापक है, अध्यापक आपको पढ़ा रहा है ना? वो आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है, और उससे उसको अर्निंग हो रही है, तो वो सब बुध से संबंधित हो गए। तो हमें दिख रहा है कि इसका बुध उच्च का है, बलवान है, परंतु वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसको अर्निंग नहीं दे रहा है, बुध के क्षेत्र से अर्निंग नहीं दे रहा है। दूसरे क्षेत्र से जरूर हो सकती है ना? पर जिस क्षेत्र से उसका होनी बुध चाहिए, वो बलवान नहीं है, हो वो रही है। नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये कालसर्प दोष का एक नेगेटिव पॉइंट होता है ना? पर उसे इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये स्थितियां हर बार हो, है ना? बस उसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि कोई चीज कमजोर दिख रही है, तो आप उसको बलवान कर सकते हैं, है ना? मान लीजिए कहीं लाइट नहीं है ना? आप अंधेरे में सोचेंगे कि यहाँ अंधेरा है तो हम जाए ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। आप टॉर्च लेकर जा सकते हैं, हुँ। आप एक दिया लेकर जा सकते हैं। तो यदि कालसर्प दोष है और उसमें कोई चीज कमजोर हो गई है बलवान होने के बावजूद, और हमारा फल नहीं दे रही है हमको जो देना चाहिए, तो हम उसको फिर से और बलवान कर लेंगे। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, हर ग्रह को बलवान करने के तरीके होते हैं। हम उन तरीकों से उसे बलवान कर लेंगे, तो फल मिल जाता है। कालसर्प दोष ऐसा जनरली ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े राष्ट्र के नेता हैं, जितने और बड़े फ़िल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं जो, वो सारे कालसर्प दोष वाले हैं। अच्छा। हाँ, कालसर्प दोष ज़रूर आपको घर की सुख शांति उतनी नहीं देता, परंतु आपको अपने क्षेत्र में फ़ायदा ज़रूर देता है। कालसर्प दोष का एक और अवगुण होता है कि ये ऊँचाइयाँ बहुत देगा, 99% तक ऊँचाई देगा और फिर एकदम से गिरा देता गिरा है। देगा। फिर इंसान अपनी मेहनत से फिर 99 पहुँचेगा, फिर एकदम से गिरा देगा। अच्छा। जैसे अमिताभ बच्चन जी का हम उदाहरण लें, तो उनके जीवन में ऐसे ही रहा। उन्होंने बहुत मेहनत करके एक ऊँचाई तक पहुँचे, और फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे उन्हें फिर नीचे आना पड़ा। पर फिर वो अपनी फिर ऊँचे प्रतिभा के कारण फिर वो फिर वो ऊँचाई पे ऊँचाइयों पे पहुँच गए। पहुँच गए, फिर उन्हें नीचे आना पड़ा। तो कालसर्प योग इस तरह की ही बातें देता है, परंतु डरने की बात नहीं है। वो जो ग्रह हमें ठीक नहीं लग रहा है उसको हम बलवान कर लेते हैं, और जो ग्रह ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, राहु केतु जैसे तकलीफ दे रहे हैं, हम उनकी शांति कर सकते हैं। तो समस्या का हल निकल आता है। इसमें किस तरह के उपाय करते हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, आम जो व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि चलो ये दोष वगैरह तो है, मैंने 4 लोगों से बात कर ली। जी। पर इन सारे दोषों का उपाय क्या है? मतलब आप सारे दोषों का पूछे या जैसे हम सिर्फ कालसर्प दोष की बात कालसर्प करें, तो दोष की बात कालसर्प कर रहे दोष हैं? का हाँ जी, उपाय करना है तो कैसे कर सकते जी, हैं? जी। कालसर्प दोष के जैसे नाम से ही हमें समझ में आता है, सर्प हुँ। है ना? काल मतलब समय,
सर्प मतलब सांप, सांप, और दोष मतलब बुराई, बुराई। है ना? मतलब समय के साथ यदि सांप से जुड़ी हुई कोई घटना ऐसी घटी हो जिसके कारण हमारे जीवन में बुराई आ गई हो, उसको हम कालसर्प दोष नाम देंगे। तो मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैं शास्त्र की बात कह रही हूँ कि कालसर्प दोष ऐसा माना जाता है कि आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में कहीं ना कहीं सांप को नुकसान पहुंचाया हो। कई अच्छा, बार ऐसा होता है कि हम घर बना रहे हैं और सांप निकल आया, निकल आया। तो हम खुद यदि नहीं भी मार रहे हैं तो हम मजदूर से कहते हैं कि इसे मार दो, हुँ, है ना? एक उदाहरण मैं आपको दे उदाहरण। रही हूँ। तो वो या तो इस जन्म में किया हो या वो पिछले जन्म में उसका किया हो। इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके राशि पर हाँ, पड़ता है, जीवन पर ही जीवन पे पड़ता है। पड़ता है। हाँ, हाँ, तो वो कालसर्प दोष उस रूप में फिर आपके जीवन में आता है। तो इसके लिए जो सर्प देवता होते हैं, सांप जो होते हैं, उनकी पूजा करने से, पूजा और आराधना करने से ये दोष दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। हाँ, तो और वो जो पूजा की जाती है वो भी जैसे कहीं बहता पानी हो, नदी रुकी हुई नहीं हो, बहती हुई नदी हो, और उसके घाट पर बैठकर जब आप श्रद्धा पूर्वक सांप की और नाग और नागिन दोनों का जोड़ा हो, उन्हें तांबे की प्लेट में रखकर तांबे का नाग नागिन, चांदी का नाग नागिन जिसकी जैसी हैसियत हो, हैसियत हो, हाँ, वैसा करके, वैसे मोस्टली तांबे के नाग नागिन यूज़ करते हैं क्योंकि एक आम जनता तो वही वही अफ़ोर्ड करती है। अफ़ोर्ड कर सकती है। तो उनकी पूजा करके, प्लेट में उन्हें रख के, श्रद्धापूर्वक उन्हें पूजा करके परिवार सहित या जोड़े सहित, हुँ, है ना? और फिर उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, बहा दिया बहा जाता है, दिया जाता है, बहते जल में, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो जल के साथ निकल जाना निकल चाहिए, जाना बह चाहिए, जाना चाहिए, तब कालसर्प दोष की शांति होती है, फिर उसका निवारण हो फिर जाता है। उसका निवारण होता है। परंतु ये सब प्रक्रिया सही तरीके से होनी चाहिए, तो किसी के गाइडेंस के अंदर ही आप करें तो किसी की ज़्यादा गाइडेंस बेटर है। के अंदर। हाँ। वैसे इस बात का फ़ायदा पंडितों ने बहुत उठाया, बहुत उठाया है। पूजा करने वालों ने। कई बार ऐसा होता है हालाँकि वैसा करना नहीं चाहिए, पर कई बार वो सामूहिक रूप में बिठाकर पूजा करा देते हैं कालसर्प दोष की। तो वो ये भी नहीं देखते हैं कि कौन-सा, क्योंकि 12 तरह के कालसर्प दोष होते हैं। अच्छा, पहले जन्म कुंडली देखी जाए और ये देखी जाए कि कौन-सा काल प्रकार का सर्दोष कालसर्प दोष है, प्रभावित कर और फिर रहा है। पूजा भी वैसी ही हो, है ना? और तब उसका निवारण होता है। पर अब तो वो अपने फ़ायदे के लिए सामूहिक रूप से करा देते हैं, चल रहा है। अच्छा 2025 में रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट होगा राशियों पर? यदि हम एक ही बात पूछें तो हर राशि का अलग-अलग होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको भी बताया ना कि जैसे सिर्फ़ जन्म कुंडली में एक बात से इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब केवल एक बात नहीं कि हम ऐलान कर दें ऐसे कि जैसे कोई योजना निकल रही है, सरकारी योजना, और हम घोषणा कर देते हैं ना कि ये सरकारी योजना निकल रही है, इस ऐसा नहीं हो पाता हुँ, सारी राशियों का। वो बस कौन-सा ग्रह कहाँ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि उस है, पर निर्भर उस पर करता है। निर्भर करता है। बहुत सारी बातें करती होती है। तो कोई एक हम लोग अगर 2-3 राशियाँ लें और उस पर हम लोग डिस्कस करें जी, कि उनका 2025 में रिलेशनशिप्स को लेके जी, क्या जी। उथल-पुथल होगा या क्या अच्छा होगा या क्या हाँ, उनको सुधार करना चाहिए, हाँ, बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ। तो वो जी। अगर आप बताएँ। तो आप बताइए कौन-सी राशि? आपकी आप मैं राशि? हाँ, मेरी ले लीजिए आप, मैं तो बड़ा जी। एक्साइटेड हूँ, आप कन्या राशि का ही बता दीजिए। ठीक है। तो हम कन्या राशि की ही बात करते हैं, पर ये मोटे तौर पर है। मतलब हाँ, जो और भी इसको यदि देख रहे हो तो वो ये ना समझे कि जैसे हाँ, उनकी ही राशि की बात हो रही है। हम बहुत मोटे तौर पर लेते हैं, तो यदि हम अब अभी जेनेरिक आपकी, डिस्कशन हाँ, हम लोग करेंगे। हाँ, आपकी राशि की बात करते हाँ, हैं। तो जो आपकी कन्या राशि है, अब कन्या राशि में चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ अच्छा, है ना? तो क्या होता है, चंद्रमा होता है हमारा मन, और केतु होता है एक तरह से पॉइज़न। पॉइज़न अच्छा, हम उसे एकदम पॉइज़न नहीं कह सकते, पर तो कोई चीज़ को कट करते हैं ना, हाँ, काटना, इस तरह से, वो केतु का काम होता है। बीच में जो आ जाता है। हाँ, व्यवधान उत्पन्न हाँ, करना, हाँ, है ना? तो जब चंद्रमा और केतु साथ में होते हैं, इसका मतलब कि आपकी जो मानसिक शांति है, या आपकी जो विचारधारा है, या आपकी जो योजनाएँ हैं, है ना? उनको कहीं न कहीं कट करना, कहीं उनमें व्यवधान डालना, है ना? या फिर क्या होता है, ये काम केतु करता है। ये काम केतु करता है। हुँ, तो जब चंद्रमा और केतु साथ में हो जाते हैं ना, तो हम जैसे कैसे समझें कि मान लीजिए एक दूध का बहुत सारी मात्रा में दूध है ना? तो उसमें यदि आप थोड़ा-सा भी 1 चम्मच यदि नींबू का रस डाल देंगे, तो नींबू का रस तो बहुत कम है हुँ, और दूध बहुत ज़्यादा है, परंतु वो दूध फट जाता हाँ, है ना? तो केतु ये काम करता है। तो कहीं न कहीं मतलब चूँकि आप थोड़ा-सा ही उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफ़ेक्ट कर होता है, देता है। हाँ। तो जब हम आपकी राशि की बात कर रहे हैं, तो अब ये आप महसूस करके बता सकते हैं कि जैसे आप कहीं पे भी हैं, आपके रूटीन में हैं या कहीं एन्जॉयमेंट
कर रहे हैं, हॉलिडेज में गए या मंदिर गए, कहीं भी गए, पर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी चुभती रहती है हम्म। कि कुछ कमी है, हाँ, या एक बैक ऑफ माइंड चलते रहता है। हाँ, हाँ, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, जो आप कर रहे हैं उसमें अभी और परफेक्शन चाहिए, अभी और परफेक्शन चाहिए, अभी आप जो चाहते हैं जीवन में वो नहीं मिला है, और हाँ, परफेक्शन चाहिए, ये तो इस सही है। तरह से, है ना? तो ये इसका इफेक्ट होता है। तो नेचुरली अब यदि हम इसको जब नए साल के लिए देखेंगे, तो हमें जब नए साल के लिए बात करना होती है, तो हमें चंद्रमा को लग्न में रखना होता है। ओके। जब हम चंद्रमा को लग्न में रखेंगे, तो केतु भी उसके साथ लग्न में आएगा, नेचुरली। तो सिर्फ कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं अभी, कि इस पूरे साल में कन्या राशि को एक मानसिक दबाव जैसा, मतलब वो बिजनेस को लेकर हो जाए, या यदि वो कहीं जॉब कर रहा है व्यक्ति, तो वहां पर उसको वो दबाव सा महसूस हो कि अभी तक तो वर्कलोड नहीं था, पर वर्कलोड हो गया है, या कोई नई बातें ऐसी इंक्लूड हो जाए जो इंसान ने कई बार सीखी नहीं है, उसके लिए नहीं है, तो कर रहा है काम, कर भी लेगा, पर कहीं न कहीं कोई टेंशन सा रहता है हम्म, कि कि पूरा अचीव नहीं हुआ है अभी अचीव तक। नहीं होगा, हम्म। या क्या पता मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जिसको हम थोड़ा-सा आत्मविश्वास की कमी भी कह लें, हम्म, है ना? एक सेल्फ डाउट आ जाता है जी, इस तरह से। तो ये साल भर बना रहेगा कन्या राशि में। कन्या राशि वालों हम्म, को। या फिर अ, अपनी ज़िंदगी में कोई उथल-पुथल नहीं है, पर हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनके लिए हम बहुत अटैचमेंट रखते हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसा संकट आ गया है, जिसके कारण हम परेशान हैं। हाँ, है ना? मतलब वो देखा जाए तो डायरेक्ट रूप से हमारा व्यवधान नहीं है, हमारी तकलीफ पर एक नहीं है। इनडायरेक्ट जी, आपके हाँ, दिमाग में उसका असर आ रहा है। उसका असर आ रहा है। तो इस तरह से कन्या राशि वालों के साथ होगा, है ना? तो उसके लिए हमको समस्या तो दिख रही है कि ये समस्या है। अब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमको अपने चंद्रमा को बलवान बनाना है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो जो मजबूत व्यक्ति होगा, जो बलशाली व्यक्ति होगा, वो वो जीतेगा, जीतेगा नेचुरली, है नेचुरली। ना? और जो कमज़ोर है, वो दबेगा। तो जब हमें दिख रहा है कि चंद्रमा और केतु साथ में हैं, तो हमें क्या करना है? केतु को कमज़ोर करना है और चंद्रमा को प्रबल बनाना है। वो कैसे करें? अब वो ऐसे करेंगे कि चंद्रमा होता है हमारा मन। पहले तो हमको अपने मन को मजबूत बनाना है। मतलब हमको इतने पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखना है शुरू से ही, साल के शुरू से ही। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके घर कोई आया, है ना? और आप कोई मेहमान आने वाला है, तो क्या होता है कई बार वो यदि आपकी पसंद का कोई व्यक्ति है, तब तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं। यदि आपकी वो पसंद का व्यक्ति नहीं है ना? तो आप उसके लिए थोड़े-से टेंशन में रहते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा और एक जी, बिहेवियर थोड़ा अलग रहता है। जी, और अपना मन भी थोड़ा-सा ऐसा उदास सा रहता है। तो हम क्या करें कि जो नए साल में ये घटना आने वाली है साथ में, कि चंद्रमा और केतु लग्न में यदि कन्या राशि वालों के लिए है, तो हम पहले से ही उसके लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग मन में रखें, हुँ, और हम उस केतु का स्वागत बड़े खुशी-खुशी से करें। अच्छा, हाँ, अपने मन को पहले से ही बहुत ये थोड़ा-सा थोड़ा बदलाव प्रिपेयर करना प्रिपेयर, पड़ेगा। हाँ, 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 है ना? तो पहला तो ये हो गया। जब हम मान लीजिए कि आपने गेट खोला और कोई आपके यहाँ मेहमान आया, और आप बहुत, वो चलिए दुश्मन भी है ना? वो आपको पसंद भी नहीं है, और यदि आप उससे बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, बहुत खुश होके बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि सामने वाले का मन भी परिवर्तित होता है। हाँ, यदि अच्छा, वो आपके लिए कुछ ऐसी बात लेकर आया है कि कोई 2-4 बातें सुनाऊँगा मैं, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और यदि आप नेचुरली बहुत खुश हैं, तो क्या होगा कि वो सामने वाला भी उतनी बातें करने में झिझकेगा, या उसकी कड़वाहट में कमी आ कमी आ जाएगी, जाएगी है ना? क्योंकि आपने आपका एक बिहेवियर चेंज कर लिया है, अ, पॉजिटिव कर लिया है। जी, एक किसी विद्वान ने ऐसा कहा है कि यदि आपको किसी की कड़वी बातें नहीं सुनना है, तो आप उसका मुँह मीठा करा दो, ऐसा। तो ये कहावत जैसी है, तो आप पहले से ही अपना मुँह मीठा करके रखिए, उसका भी मुँह मीठा कराइए, अपना मन बड़ा करके रखिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि चंद्रमा को आपको प्रबल करना है। चंद्रमा को प्रबल करने के लिए जब जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन बलवान चंद्रमा होता है। अमावस के दिन हमको चंद्रमा नहीं नहीं दिखता, दिखता उसको है, हम देखते हैं, कहते हैं कि कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता और वो धीरे-धीरे पूरा जो चंद्रमा था, वो धीरे-धीरे छोटा होके लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है। फिर धीरे-धीरे बढ़ते हुए पूरा चंद्रमा होता है। तो जब-जब पूरा चंद्रमा हो, जब पूर्णिमा हो, तब-तब आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। है। अच्छा, हाँ, वो चाहे तो यदि कई बार आप फ्लैट में रहते हैं और आपको मतलब आप छत, टेरेस पे जाके मून गेजिंग करिए, हाँ, देखिए टेरेस पे चंद्रमा की जाके, तरफ। हाँ, और यदि आपको टेरेस भी अवेलेबल नहीं है, तो आप सड़क से भी, कहीं मैदान में से भी आप चंद्रमा को देख सकते हैं। अच्छा, और चंद्रमा को के दर्शन करने का ये तरीका होता है, जैसे कि
कई व्रत त्योहार हमारे शास्त्रों में इसीलिए लिखे हैं कि आप, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन में भूल ही जाते हैं कि चंद्रमा भी आया है, निकला है और उसके हमको हमको जाकर देखना है। हाँ, हम लोग आजकल इतना अपने में उलझे हैं। हम लोग जनरली सूर्य को एक वो देते हैं, जी, महत्व ज़्यादा देते जी, हैं, हाँ, उतना चंद्रमा को देते नहीं हैं, है ना? और रात में वैसे ही इंसान दिन भर का इतना थका रहता वैसे ही सो जाते हैं। है कि उसे फुर्सत ही नहीं होती कि वो चंद्रमा को देखे। तो कुछ इसलिए हमारे यहाँ कुछ त्योहार ऐसे बना दिए गए हैं कि भई आप चंद्रमा को देखकर ही खाना खाओगे, हाँ, है ना? वो इसी कारण बना है क्योंकि ऋषियों को मालूम था कि ये नहीं देखेगा इंसान, इतना बिज़ी हो जाएगा। तो आप चंद्रमा को पूरे मन से देखें, उसे नमस्कार करें और आपको जो मंत्र आता है, हाँ, जिस भी देव का मंत्र आता है, जो मंत्र आता है, वो करें। इतना भी नहीं होता है तो आप बिल्कुल मौन रहें, पर हृदय से स्वीकार करें चंद्रमा की रोशनी को और उन्हें नमस्कार करें। कहने में, सुनने में बात ऐसी लग रही है कि पता नहीं इससे क्या होगा, हाँ, पर जब करके देखेंगे तो शायद बहुत फ़ायदा फ़र्क मिलता है। फ़र्क पड़ता हाँ, है। एक तो मानसिक शांति बहुत मिलती है और अच्छा, दूसरा वो जो चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर के अंदर आती है ना, थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट जैसा हाँ, देता है, तो वो आपके कुंडली में जो चंद्र तत्व है उसको वो प्रबल करता है। प्रबल कर देगा। हुँ, तो ये 2 तरीके हुए। हुँ, और इसके अलावा जो चंद्रमा से संबंधित काम होते हैं, जैसे कि चंद्रमा सफेद वस्तुओं का हुँ, होता है, तो चांदी है, सूती वस्त्र हैं सफेद वाले, है ना? या कॉटन हो गया, कपास हो गया, इस तरह से चावल हो गए, तो इनका उपयोग अपने जीवन में ज्यादा करें। मैं आज इसलिए व्हाइट पहन के आया जी, हूँ। बिल्कुल। जैसे कि चांदी के गिलास से पानी पिएं, अच्छा, है ना? चांदी के बर्तनों में खाना खाएँ, इस तरह से। मतलब जितना चांदी का उपयोग करें, गले में चांदी की माला पहने, तो उससे भी चंद्रमा आपका प्रबल होगा और कन्या राशि वालों का जो पूरा साल है, वो साल फिर अच्छा अच्छा निकलेगा। जाएगा। जी, जनरली ये भी एक क्वेश्चन होता है मैम कि करियर पे कैसे सुधार करें, जी, चीज़ों का उपाय कैसे करें? तो हम लोग कन्या राशि का ही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो वही लेते हैं कि भाई जी, करियर हो या बिज़नेस में हो, जी, तो वो जी, कैसा रहेगा? जी। तो आप मतलब जीवन भर की बात कह नहीं, रहे दो हैं? 2025 में, अभी 2025 की बात कर 2025 रहे की हैं। बात कर रहे हैं अभी क्योंकि हम लोग। हमें जब भी सिर्फ 2025 की बात करनी पड़ेगी, तब हमें चंद्रमा को लग्न में रखना पड़ेगा, केंद्र में हाँ, रखें, क्योंकि कोई एक बेस तो चाहिए ना, चाहिए। उस हाँ, पूरे साल के लिए। तो उसको जब हम केंद्र में रखेंगे, तो कन्या राशि वालों की तब जाकर जो आय स्थान है, वहाँ चौथी राशि आ जाएगी और अच्छा, चौथी राशि भी चंद्रमा की ही है। जो चंद्रमा है, वो चौथी राशि का ही स्वामी अच्छा। है ना? हाँ, हाँ, तो कन्या राशि वालों के लिए जो आय स्थान मतलब ज़्यादातर जिससे आय होनी है वो उसका भी कारण चंद्रमा ही बनेगा। अच्छा। तो ये हो सकता है कि जो अभी तक काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है क्योंकि सबके अलग-अलग क्षेत्र होते हैं, कोई कैसे कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है। परंतु आप चंद्रमा से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, उनसे अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। तो यदि ये हम पता अपने कैसे करेंगे कि चंद्रमा से संबंधित कौन से क्षेत्र हैं जिससे कमाया जैसे जा सकता है? चांदी हुई, कपास अच्छा, हुआ, चावल हुआ या फिर विदेश से जल के द्वारा, जहाज के द्वारा जो सामान आता अच्छा, है ना? जैसे पूरे के पूरे जहाज का जो अंदर का फर्नीचर होता है वो बहुत अच्छा होता है और अच्छा। कई बार वो जब बिकता ही है, बहुत हाँ। सारे लोग इसका बिज़नेस करते हैं। तो यदि कोई ऐसा है कि वो कोई नया बिज़नेस सेटअप करने का सोच रहे हैं नए साल में, हुँ, हुँ। तो वो चंद्रमा से संबंधित क्षेत्र जो हैं उनका बिज़नेस सेटअप करें। अच्छा, है ना? जैसे चावल का बिज़नेस सेटअप कर लिया। चावल का भी ऐसा नहीं है कि आपको चावल उगाना है, आप चावल बेच भी सकते हैं या चावल ट्रेडिंग से कर सकते हैं, जी, कुछ भी कर सकते चावल से बनी हुई वस्तुओं को बेच सकते हैं। इस तरह से हो सकता है। कपास की खेती की जा सकती है। कपास से जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, है ना? कपड़ा बन रहा है और भी गादियाँ बनती हैं, हैं। हुँ। उनका आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस तरह से। ये भी कहीं पढ़ा था मैंने कि चंद्रमा का क्रिएटिविटी से भी या इस तरीके से भी रिलेशन होता है, तो जी। सच होता है? बिल्कुल सच होता है। चंद्रमा इतनी पावरफुल चीज़ है और वो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। वो मतलब खुद के चक्कर लगाता है, खुद चक्कर के तो तो लगाता है, लगाता है, पृथ्वी हमारे के भी भी चक्कर लगाता है। लगाता है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमको करता है। समुद्र में जब ज्वार-भाटे आते हैं, तो वो चंद्रमा के कारण ही कारण आते नहीं हैं, होते। ये तो ये सबको तो चाहिए। साइंस है। तो समुद्र का पानी समुद्र में जो पानी है, उसमें ज्वार-भाटे आ रहे हैं ना, हुँ, उसमें उतार-चढ़ाव आ रहे हैं और वो वही पानी हमारे अंदर है, हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि हमारे शरीर में पानी तो है ही, हाँ, है सबसे ना? अधिक मात्रा में सबसे पानी है। अधिक मात्रा में पानी है और जो दिमाग में हमारे मस्तिष्क में जो पानी है, उसको चंद्रमा डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, बिल्कुल। तो यदि किसी को पागल खाने जाने का कभी काम पड़े, हाँ। मतलब घूमने जाने का, रहने नहीं, तो वो ये देखेगा कि जो पागल लोग होते हैं, वो अमावस वाले दिन गुमसुम बैठे रहते हैं। अच्छा, परंतु जब पूर्णिमा होती है,
तो वो हाँ, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ओके। उसका यही रीज़न होता है कि वो जो चंद्रमा होता है वो उनके दिमाग पर इतना इफ़ेक्ट डालता है कि वो एकदम से एक्शन में आ जाते हैं। तो जनरली जैसे बॉलीवुड में या कहीं हम फ़िल्मों में देखते हैं, तो जी, जितने आर्टिस्ट या क्रिएटिव लोग होते हैं, जी। उन पे क्या हम ये कह सकते हैं चंद्रमा का असर ज़्यादा होता है? नहीं, उन पर शुक्र का असर ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ, हाँ, क्योंकि शुक्र जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि सभी भावों को अलग-अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए हाँ, और कोई किसी के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं नहीं करता है। करता है। इंसान तो फिर भी कर लेते हैं, पर ग्रह नहीं करते हैं। तो जो शुक्र है, उसको जो फ़ील्ड दी गई है, वो कला की फ़ील्ड दी गई है। अच्छा, मतलब यदि एक कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है, किसी भी तरह का, हाँ, वो पेंटिंग करता है या यदि वो गाना गाता है या वो एक्टिंग करता है या अच्छा खाना बनाता है या कोई भी काम अच्छे तरीके से करता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो शुक्र से संबंधित है। संबंधित है है ना? तो जो आपने फ़िल्म की बात करी तो वो शुक्र के फ़ील्ड में आता है, वो चंद्रमा के फ़ील्ड में उतना नहीं नहीं आता है। आता है। हाँ, पर ओके, हाँ बलवान शुक्र है और उसके साथ बलवान चंद्रमा भी है, तो बलवान चंद्रमा उसको सपोर्ट ज़रूर करेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और कल्पनाएँ मन से आती है। जैसे किसी को कहानी लिखना है, कोई अच्छा कहानीकार है, तो वो जब शुक्र तो उसके लिए हुआ ही क्योंकि वो कला का क्षेत्र हुआ, परंतु उसको उन कल्पनाओं को अपने दिमाग में लाने के लिए चंद्रमा का बलवान होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र तो बलवान है, पर चंद्रमा बलवान नहीं है, चंद्रमा नीच का है, कमज़ोर है, दबा हुआ है, बुरे ग्रहों द्वारा देखा गया है, तो वो अच्छा आर्टिस्ट है और वो काम नहीं कर पाएगा, अच्छा, वैसा काम नहीं कर पाएगा। हुँ, हुँ। मतलब उसको अच्छा काम करने के लिए शुक्र और चंद्रमा दोनों का सपोर्ट ज़रूरी है। ऐसे जैसे हम बहुत सारी ऐसी जर्नीज़ देखी हमने, जैसे जी, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर हैं, जी, तो पहले बड़ी मेहनत करी उन्होंने, जी, और फिर एक टाइम आया कि फिर उनको वो रिकॉग्निशन मिला, जी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कॉम्बिनेशन तब जाके बनता है। है और वैसे मैंने पहले भी कहा कि और भी बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, हाँ, जैसे महादशा होती है या बुरे ग्रहों की को पावर में आ गया या उनकी दृष्टि आ गई। अच्छा सारे ग्रह जैसे हम देखते हैं ना कि सूरज एक जगह हाँ, से उगा और एक जगह डूब गया, या चंद्रमा भी हमें चलता हुआ दिखता है ना? तो जो जितने 9 ग्रह हैं, वो घूमते हैं हाँ, सारे, जिसे गोचर कहते हैं। अच्छा, मतलब एक तो जन्म कुंडली जो लग्न कुंडली हो गई, हाँ, वो जब बच्चे ने जन्म लिया, तो उस समय क्या स्थिति हुई ग्रहों हाँ, की, वो एक फ़ोटो खींच ली हमने। वो ओके, जन्म कुंडली हो गई। हुँ, वो नहीं बदलती, हुँ, क्योंकि वो तो बस बच्चे ने जन्म लिया, वो जैसे माँ के पेट से बाहर आया, है ना? और उसने जैसे ही पहला क्षण उसका इस वातावरण में हुआ, तो कौन-सा ग्रह कहाँ था, आकाश में कौन-सा ग्रह किस जगह था, वो उसकी फ़ोटो खींच ली गई। जैसे हम एकदम से क्लिक किए करते हैं ना, वो खींच लिया गए, वो जन्म कुंडली हो गई। वो लग्न कुंडली नहीं बदलती है, परंतु जो गोचर होता है, गोचर का मतलब कि आज इस राशि में सूर्य है, तो कल दूसरी राशि में हो जाएगा। आज जी, शनि इस राशि में, तो कल दूसरी राशि में हो जाएगा। इसको गोचर हो कहते हैं, ये घूमते अच्छा, रहते हैं, हुँ, है ना? तो ये जो घूमते हुए ग्रह हैं, इनका जो अलग-अलग राशियों में बदलना है, उसे हम गोचर कहते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि गोचर भी बहुत फर प्रभाव करता है। प्रभाव करता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने सिद्दीकी जी की बात की, हाँ, कि पहले उन्हें अच्छा कुछ मिला, मेहनत तो कर रहे थे, मेहनत तो कर ही तो रहे। उतनी सक्सेस नहीं मिल हाँ, रही थी। हाँ। तो कुछ या तो महादशाओं का इफ़ेक्ट होगा, हाँ, क्योंकि यदि उनकी कुंडली फिर देखी जाए तो उसमें हम बता सकते हैं कि क्या है, या फिर गोचर वाले ग्रह कुछ ऐसे होते हैं जो बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं। हुँ, उसके कारण हो सकता है कि अच्छा काम चलते-चलते बंद हो जाए, ब्रेक लग जाए। हो सकता है कि आगे वो फिर शुरू हो जाए। और तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, जो कि ज्योतिष की भी पकड़ से ऊपर है, वो है अच्छा, हमारे पुराने कर्म। हाँ, हाँ। अ, इस क्षण जैसे कि कर्म ज़्यादा रूल करते हैं, कर्म ज़्यादा सबसे करते हैं, ऊपर। सबसे ऊपर। जैसे एक पानी को यदि आप उबालें, तो एक बुलबुला उठा और खत्म हो गया, फिर बुलबुला उठा और खत्म हो गया। जब बुदबुदे आते हैं ना पानी में, उबलते उबलते पानी के, समय, हाँ, कर्म है। ऐसे ही हमारे कर्म होते हैं। कुछ अच्छे कर्म भी आज हम अभी भी बैठे हैं ना, या तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हमारे चल ही रहे उदय हैं, में आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ, तो य जब अच्छे कर्म उदय में आते हैं तो सब अच्छा होता है। हुँ, जब बुरे कर्म उदय में आते हैं तो अच्छा चलता हुआ काम भी रुक जाता है। तो ये एक फिलॉसफी भी काम करती है। अब ये श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो जन्मों में ही विश्वास नहीं करते, हाँ, तो फिर ये फिलॉसफी फेल हो गई। फिर फेल हो जाएगी वो तो। पर ये काम करती है। कई बार हम देखते हैं ना कि हमें कहीं जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और कहीं जाना है, और ऐसा होता है कि कुछ कारण से देर हो गई, है ना? हम तैयार बैठे हैं, पर टैक्सी नहीं आई या कुछ और ऐसे कारण हो गए कि हमें देर हो गई और हमें पता चलता है कि 10 मिनट हम लेट आए तो अच्छा हुआ, क्योंकि 10 मिनट में ऐसा हो गया, ये दुर्घटना घट गई या कुछ हुआ। तो वो क्या था? आपका अच्छा कर्म था, जिसने आपको उस घटना
में पहुंचने से पहले ही बचा लिया, कर्म उदय में उस समय आया तो आप उससे बच बच गए। गए। या फिर कई बार होता है कि एक इंसान अच्छे से चला जा रहा है, चलते चलते ठोकर लगी, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, टांग टूट गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये समझ लीजिए कि वो अभी तक तो अच्छा चल रहा था, कोई बुरा कर्म एकदम से उदय में आया और उसने वो दुर्घटना पैदा कर दी, घटित कर दी। अब इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कंट्रोलेबल नहीं है, जी, हमारे हाथ में जी, नहीं है। जी, जी। पर एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके हमको एक डायरेक्शन कैसे मिल सकती है? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में स्पष्ट रूप से वर्णन होता है कि जितनी देर आप भगवान की भक्ति में होते हैं, जितनी देर आप ध्यान में होते हैं, जितनी देर आप किसी देवालय में बैठे हैं, किसी मंदिर में बैठे हैं, किसी संत के निकट बैठे हुए हैं, या किसी बहुत आत्मीय परिजन के निकट बैठे हैं, या फिर आपके बूढ़े दादाजी, दादी या माता-पिता के पास बैठे हुए हैं, तब ये जो घटनाएँ होती है, जो कि साता कर्म यदि उदय में आया है, कोई बुरा कर्म उदय में आया है, तो वो फिर फल नहीं देगा, वो निष्फल हो जाता है। तो अ, हमको हम यही कर सकते हैं बचने के लिए कि मंदिर रोज़ जाना, इसीलिए इसीलिए रोज़ कहते हैं मंदिर हाँ, जाने का रोज़ नियम इसीलिए बना, इसीलिए बड़े-बूढ़ों के पास बैठने का नियम इसीलिए बना, संतों के पास बैठने का नियम इसीलिए बना कि कहीं न कहीं यदि आपका कोई कर्म उदय में आ रहा है, तो वो निष्फल हो जाएगा। करियर में बहुत बार हम जाते हैं क्योंकि जनरली हम एस्ट्रोलॉजी तब यूज़ करते हैं या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं। जी। जब कोई हँसता-खेलता होता है तब वो कोई जी, जाता नहीं है नहीं जाता है। ज्योतिष के पास। जी, तो करियर में अगर हमें कुछ स्टार्ट करना है जी, तो एस्ट्रोलॉजी से कैसे मदद मिल सकती है? जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर भाव को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है ना। अब यदि करियर कहें, करियर मतलब क्या है? पैसा हाँ, प्राप्त करना, है ना? अब वो हो गया या तो जॉब से होगा या वो बिज़नेस से बिज़नेस से होगा, होगा। है ना? उसी को हम करियर करेंगे। हाँ, करियर मतलब हम जीवन में क्या बने, बनेंगे। है ना? बिल्कुल, और ऐसे क्या बने जिससे हमें पैसा मिले, पैसा मिले। है ना? तो इसमें अब 2 चीज़ें हो गई। 2 चीज़ें क्या हो गई? एक तो 11वाँ भाव हो गया, जो कि हाँ, आपको आमदनी देने वाला है, और एक 10वाँ भाव हो गया, जो कि आपका राज्य पक्ष तय करता है कि आप किस रास्ते से, किस माध्यम से जाकर और आप आय तक पहुँचोगे, हुँ, है ना? दूसरा एक धन भाव भी तय करता है कि आपको अच्छा। कितना धन मिलेगा। हाँ, हाँ, तो यदि किसी का करियर हमें डिसाइड करना है, तो दूसरा भाव, 10वाँ भाव और 11वाँ भाव, ये 3 भाव को देखना पड़ता है कि उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, उसमें कौन-सी राशि है और उन पर किसकी दृष्टि है। कहीं बुरे ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, यदि बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो उनको हम निदान कर लें। अच्छा, निदान भी 2 तरह से होता है। अच्छा। यदि कोई बलवान व्यक्ति हुँ, है ना? तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको खुश कर लो, हुँ, उसे पटा लो, मक्खन पॉलिसी कर लो, तो वो आपके फ़ेवर में हो जाएगा, या करेक्ट। आप उससे लड़ो हाँ, और जीतो। और जीतो, है ना? यदि आप इतने कमज़ोर हैं कि आप उससे लड़कर नहीं जीत सकते हैं, तो आप क्या करोगे? उसके आगे हाथ जोड़ोगे, उसकी मिन्नतें करोगे, उसकी खुशामद करोगे, मक्खन पॉलिसी करोगे, वो प्रसन्न हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, है ना? तो ये देखना पड़ता है कि आय स्थान पर 11वें भाव पर किसकी दृष्टि है। यदि किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है, तो आप उसके वही 2 तरीके हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये ग्रह ऐसा है कि हम इसे जीत सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उसका उपाय करेंगे। मतलब उसे जीतने की कोशिश करेंगे, और हमको लग रहा है कि नहीं, हम इसे जीत नहीं सकते हैं, हुँ, है ना? जैसे कि मान लीजिए कि नीच शनि हुआ या बहुत बिगड़ा हुआ राहु हुआ, केतु हुआ, तो हमको लगेगा कि हम इसे जीत नहीं पाएँगे। तब हम उनको प्रसन्न करने का की कोशिश करेंगे। अच्छा। तब तो हम राहु केतु जैसे हमने बात करी है जी, जनरली लोग जानते भी हैं कि जी, राहु, केतु, शनि इनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और नॉर्मली लोग जानते हैं बट नेगेटिव होता है। जी। तो राहु, केतु और शनि को खुश करने के क्या उपाय होते हैं? अ, इन जनरल मतलब जी, इन जनरल, मोटा-मोटा? हाँ, हाँ, मोटा-मोटा। तो देखिए, जो राहु है, वो उस राहु का जो संबंध होता है वो पाताल लोक से होता अच्छा। है ना? पाताल लोक मतलब कि ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी है और उसके नीचे एक पाताल लोक बना है, ऐसा नहीं। हाँ, एक अंडरग्राउंड कुछ बना हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं। हमारी ही पृथ्वी में जो ज़मीन के नीचे की, हुँ, जैसे कि बोरिंग होती है ना, हुँ, हुँ, बोरिंग अंदर से ही पानी निकलता है, निकलता है। उसको हम पाताल कह सकते हैं, या कुआँ होता है। हुँ, कुआँ कितना गहरा होता है, उसमें केवल एक छेद हुँ, होता है और उस छेद से अंदर का पानी बाहर आता है, जिसको हम कुआँ कहते हैं। तो कुएँ हुए, बोरिंग हुई, या कोई ऐसा बिल्कुल खाई वाला स्थान हाँ, हो गया, उसको हम हमारे पाताल हाँ, मानते हैं। हमारे डेली रूटीन में पाताल हम उसको कह सकते हैं। तो उस स्थान में, पाताल वाले स्थान में राहु की जो वस्तुएँ होती है, वो अर्पण करने से, दबाने से राहु ग्रह खुश होते हैं। अच्छा, और या फिर राहु की जो वस्तुएँ होती है, उनका दान करने से वो खुश होते हैं, तो ये तो राहु के लिए हो गया। अब जो केतु ग्रह हुआ, वो केतु ग्रह कुत्ते को प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। हाँ, मतलब यदि केतु को खुश करना है तो आप घर में एक कुत्ता पाल लीजिए।
अच्छा, हाँ, और आप जितना उस कुत्ते को सहलाएँगे, अपने हाथ से खाना खिलाएँगे, नहलाएँगे, केयर करेंगे धुलाएँगे, उसकी। जितनी केयर करेंगे, उतना केतु ग्रह खुश होगा। और यदि आप अपने घर में नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि सबको सूट भी नहीं करता है, आप तो ठीक है, हाँ, जो सबके परिवार नियम वालों का, हाँ, हाँ, यदि उनको नहीं करता उनको है, नहीं करना है तो। तो फिर जहाँ पर ऑलरेडी कुत्ते हैं, सड़क के कुत्ते हो गए या किसी ने पाला हुआ है, तो आप उसको अपने हाथ से भोजन दे दें। अच्छा, हाँ, या कोई कुत्ता बीमार है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको कुत्ता बीमार लग लगता रहा है है कि और कुत्ता ठीक नहीं है, आप कई बार उसको अवॉइड करके निकल जाते निकल हैं, जाते हैं। क्योंकि केतु को खुश करना है, तो आप उस कुत्ते को उठाओ, हुँ, उसको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, दिलवानी है, वो देकर उसकी आप केयर करेंगे, तो केतु ग्रह खुश होते हैं। अच्छा और अब शनि शनि ग्रह की हुँ, बात आती है, तो शनि ग्रह के सबसे पहला सबसे सरल तरीका है शनि मंदिर के दर्शन करना। अच्छा, और शनि मंदिर के दर्शन करने का एक बहुत बड़ा नियम है जो कि आम जनता नहीं जानती है, अच्छा, और गलती वहीं होती है, हाँ, और तब उस गलती के कारण फायदे की जगह नुकसान होता है। ओह! वो ये होता है कि शनि देवता, उनमें ईगो बहुत है। ओके, हाँ, उनमें अहंकार बहुत होता है। हुँ, मतलब यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है ना जिसने बहुत कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में हाँ, और और उसको अपने अहंकार बड़ा बहुत है। मानता है हाँ, एकदम, हाँ, 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 एक कई बार आपको एक भिखारी भी रहेगा ना, तो कहेगा कि अरे! मैं तो इतने बड़े एरिया में भीख माँगता हूँ, हाँ, मेरे एरिया में कोई घुस नहीं सकता है, है उसको भिखारी पर उसको बहुत अहंकार ईगो है। हाँ, तो आप भयंकर है। समझ लीजिए कि ये शनि से प्रभावित है हाँ, ना? तो हम शनिदेव की बात कर रहे थे, तो शनिदेव को अहंकार जो होता है उसका वो एक सिंबल है। हुँ, तो इसलिए आप उनके चेहरे के दर्शन मत करिए, उनसे आँखें अच्छा, मत मिलाइए। मतलब ओके, उनसे आँखें मिलाए तो वो उनको लगता है कि ये इसने आँखें मिला ली, मतलब ये खुद को मेरे से बड़ा समझता है। अच्छा, हाँ, हाँ, तो आप उनसे आँखें मत मिलाइए, आप उनके चरणों के श्रद्धापूर्वक दर्शन करिए, और पहले जो उनकी मुख्य दहलीज होती है, वहाँ पर प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम। उनको दंडवत प्रणाम ही पसंद है। अच्छा, उसके बाद जाकर उनकी मूर्ति के सामने उनके सिर्फ चरणों के दर्शन करिए, बाकी शरीर के दर्शन करिए, आँखों के दर्शन, चेहरे के दर्शन मत करिए। वो अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करें, करना ही नहीं है, और उसको उन्हें प्रणाम करके और चुपचाप आ जाइए। तेल वगैरह चढ़ाना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, शनिदेव ने कभी नहीं कहा कि मुझे तेल दो, है ना? वो तो हमारी कुछ प्रथा हो गई। प्रथा हो गई, कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हो गई जो चल पड़ी हैं, है ना? उसके बाद आप जब दहलीज से बाहर निकले, तो मान लीजिए आपके साथ में कोई गए हैं और उन्होंने आपको आवाज़ दी, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक दूसरा नियम ये है। और तीसरा नियम, जो शनि मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं, भिखारी लोग रहते हैं, अपाहिज जो रहते हैं, उनको पैसा नहीं देना है, उनको भोजन देना है। अच्छा, हाँ, ये 3 चीज़ें करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ठीक है? मान लीजिए कोई एक शनिदेव को प्रसन्न कर रहा है। अब 1 बार, 2 बार या 2-3 साल हो गए कि शनि मंदिर जा रहे हैं, और इसी रूल से हुँ, हम प्रॉपर जनरली, क्रिया हाँ, पूरी प्रॉपर बराबर कर रहे हैं। जनरली ये होता है कि हम मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम यदि कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो हम उनकी मूर्ति को तो हाँ, आँखों को तो वो निहारेंगे ही चेहरे ना, को तो देखेंगे ही चेहरे ना, को तो निहारेंगे, और यही आपने शनिदेव के साथ कर लिया, तो वो फिर नहीं फल नहीं देते। देगा। हाँ, हाँ, वो फल नहीं देते। मान लीजिए आपने प्रॉपर वे में 3 साल तक, 2 साल तक, 1 महीने, जिसका जितना धैर्य है, किसी का धैर्य 2 महीने में भी टूट सकता है कि मैं 2 महीने से मंदिर जा रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं, है ना? विल पावर का भी खेल है मतलब जी। इसमें कि विल पावर भी आपका मजबूत हाँ, चाहिए, आपको पेशेंस रखना धैर्य, है। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो जैसा हो कि नहीं हमने, रहे। हाँ, हाँ, जैसा कि हमने पहले बात हाँ, की कि जो प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर तरीका आपने होता पूरी है, क्रिया फ़ॉलो करी और हाँ, फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो रहे। प्रसन्न नहीं हो रहे हाँ, हैं। तो और कुछ समय ऐसा हो गया, अब आपका मन घबरा गया कि अब वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनसे हायर अथॉरिटी के पास आपको जाना पड़ेगा, अच्छा, और वो है हनुमान जी। हाँ, हाँ, फिर आप आप उनसे उनकी, सिफ़ारिश कीजिए हाँ, उनसे सिफ़ारिश कि कीजिए। आप मेरा जैक लगाइए। हाँ, कि आप मेरा जैक लगाइए, और मैं वास्तव में तकलीफ में हूँ, और उनकी आराधना सच्चे मन से करिए, तो फिर वो कुछ प्रकृति के नियम होंगे ही हाँ, कि फिर वो नेचुरली वो एक आपकी बात वहाँ स्वाभाविक तक तरीके, पहुँचेगी। हाँ, हाँ, वहाँ तक पहुँचेगी। कई बार ऐसा होता है ना, तब फिर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कितनी गलत धारणाएँ हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, जी, जो आपने एक्सपीरियंस करी है, जी, उसके बारे में बताएँ बिकॉज़ ऑडियंस को ये भी बताना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं, जी, आपको फ़ॉलो नहीं करनी है। जी, जी। अ, वैसे यदि ये बात मैं कहूँगी तो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। हाँ, तो क्योंकि देखिए दुनिया में गलत और सही जब होता है, तो कुछ लोगों को सही बातों से फायदा मिलता है और कुछ लोगों को गलत बातों से फायदा मिलता है, और जिनको गलत बातों से फायदा मिलता है और यदि उनकी बातों को हम गलत सिद्ध करते हैं, उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। उनको अच्छा नहीं लगेगा। पर चूंकि आपने पूछा है,
तो मेरा ऐसा मानना है कि गलत बातें ये हैं कि देखिए, सबसे पहले जो धरती थी वो आग का गोला थी, है ना? पहले फिर धीरे-धीरे वो ठंडी हुई, फिर धीरे-धीरे उस पर जीवन आया, उस पर वनस्पतियाँ आई, है ना? फिर जो भी हुआ होगा, जो एक क्रम हुआ होगा, क्रम हुआ। फिर हाँ, मनुष्य आया, हाँ, है ना? मैं बात वहाँ से करती हूँ कि फिर मनुष्य आया। फिर पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, हाँ, वो एक समाज में नहीं रहता था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ और वो तब प्रकृति का बहुत उपयोग करता था। हाँ, हर तरह से प्रकृति का उपयोग करता था। तब प्लास्टिक नहीं था, सारे केमिकल्स नहीं थे और विशुद्ध रूप से जो प्रकृति से उसे मिल रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसका उपयोग करता था। आज तो हम दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर रहे बहुत हैं ज़्यादा और कर ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तब उसने उपयोग करना शुरू किया, तब वो सूर्य भगवान को भी पूजता था, चंद्रमा को भी पूजता था, वो सब करता था, बारिश को भी पूजता था, या अग्नि देवता को भी पूजता था, सब कुछ करता था, ठीक है? फिर क्या हुआ, फिर वो धीरे-धीरे समाज में आया, धीरे-धीरे शिक्षित हुआ, समाज में आया, तब थोड़ी-सी चालाकी आ गई मनुष्य के अंदर और जब वो चालाकी आ गई तो कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनको दूसरा कोई काम नहीं आता था तो उन्होंने सोचा कि हम धर्म का नाम लेकर या ज्योतिष का नाम लेकर या ग्रहों का राशियों का नाम लेकर हम कुछ कमाएं। तो जब ऐसा कुछ हुआ, पेड कंसल्टेशन। हाँ, जी। तो फिर उन्होंने क्या करे, कुछ नियम बनाए तो कुछ अंधविश्वास के रूप में नियम आ गए। जैसे बहुत सारी बातें हुई कि आप ब्राह्मण को दान कर दें तो आपको इस लोक में नहीं उस लोक में फायदा मिलेगा, अच्छा, या पितरों को दान कर दें या कुछ भी इस तरह से। और वो कुल मिलाकर ये सब जो दान है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ही जेब में जाता है। वो नेचुरली वो दूसरे लोग जो में गए जो उनके पास तो उनके पास तो जाएगा नहीं। जाएगा ही नहीं। तो ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ अंधविश्वास, ये कुछ बुराइयां समाज में आ गई और वो इतनी सदियों से चल रही है, वो लोगों के मन में इतनी गहरे बैठ गई कि आज यदि हम कहेंगे तो बुरा लगेगा। तो मैं तो अपनी तरफ से यही समझती हूँ कि ये कुछ बुराइयां हैं, कुछ अंधविश्वास है। इसकी बजाय आपको यदि दान ही करना है, तो जो हमारे आसपास जो मनुष्य हैं, एक तो कमजोर मनुष्य जो कि समाज में पिछड़े हैं, कोई गरीब है, कोई अपंग है, कोई बेसहारा है ना? उसकी यदि आप मदद करें, ज़्यादा तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है वो। फ़ायदा होता है। सभी ग्रहों का की उपाय होते हैं, सभी ग्रहों की शांति होती है और आपके जीवन में सुख शांति आती है। क्योंकि उसकी जो दिल से दुआ निकली, वो दुआ आपको लगती है और वो दुआ, वो जो भी शुभकामना कह लें, दुआ कह लें, वो आपको लगती है और वो आपके जीवन में फल ज़रूर देती है। दुआ कभी भी बेकार नहीं जाती। पहला ये हुआ। दूसरा ये हुआ, आपके आस-पास जितने पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, उनका ध्यान रखें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई रास्ता चल रहा है और कुत्ते को लात मार दी, बेवजह मार दिया। बेवजह मार दिया, गाय को बेवजह मार दिया, है ना? सांप कहीं निकला तो सांप को मार दिया, है ना? यदि वो नुकसान नहीं भी कर रहा है तो भी मार दिया। तो जीव-जंतुओं की रक्षा करें, मछलियों को भोजन दें, पक्षियों को, वो कबूतरों को भोजन दें, जितनी भी चिड़ियाएँ होती हैं उनको भोजन दें, जो भी वो दाना खाते हैं वो भोजन दें, कुत्ते को भोजन दें, गाय को रोटी दें। तो ये सब उपाय अपने आप होंगे। तीसरा, आप प्रकृति जो है, जैसे आपने प्रकृति से लिया, आपने पानी तो उपयोग कर लिया, रिटर्न में आप क्या दे रहे हैं? रिटर्न में आप क्या दे रहे हो? आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। हम तो केवल लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। यदि आप यही साइकिल बना के रखेंगे, पहले इंसान क्या करता था? कुछ लेता था तो कुछ देता भी था। यदि उसने एक फल तोड़ा है और खाया है तो वो 10 पेड़ लगाता भी था। आज हम इस बात को भूल गए हैं। यदि वो नदी के पानी का उपयोग करता था, तो वो जो वेस्टेज वाटर रहता था, उसको वो वापस ज़मीन में भी जाने देता था, बिना केमिकल का। बिना और केमिकल। वो फिर से रिसाइकिल होता था, फिर से हमारे उपयोग नेचुरल में, तरीके से। नेचुरल तरीके से और शुद्ध होकर आता था। ये सब हम भूल गए हैं, है ना? तो बजाय अंधविश्वास के, हम क्या कर रहे हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये समझकर यदि हम कुछ भी काम करें, तो फिर वो सही है, उसका फल अच्छा ही मिलेगा उसका फल आपको। अच्छा मिलेगा। जेमस्टोन्स होते हैं, जी, उनका फ़र्क पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि बहुत सारे लोग जी, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये पहनिए तो इससे आपके मन की शांति होगी, जी, आपका ये ग्रह शांत हो जाएगा, ये जी। ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हम जेम्स मतलब रत्न की बात करते हैं, तो वो रत्न निकलते प्रकृति से ही हैं, हुँ, है ना? बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ चट्टानें ऐसी हैं, जिनका एक अंश है, वो रत्न हाँ, है ना? जैसे नीलम, नीलम देखा जाए तो वास्तव में रूप से एक चट्टान है। मतलब एक ओके। चट्टान का वो एक टुकड़ा है ना? अब उसको जब तराश लिया जाता है, तो वो क्या करता है, जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणों में 7 रंग पूरे होते हैं, छुपे हुए होते हैं। एक प्रिज़्म, आपने कभी प्रिज़्म करेक्ट, देखा होगा? हाँ, तो ये तो हमें सामने दिखता है कि जब प्रिज़्म में से सारे प्रकाश कलर्स दिखते हैं। निकलता है, तो सारे कलर्स दिखते हैं। इसका मतलब छुपे हुए हैं।
तभी वो निकल रहे हैं। तो जो नीलम होता है वो उससे संबंधित जो प्रकाश है उसको सूर्य से लेता है। आप शरीर में पहने हुए हो, और रत्न हमेशा ऐसा पहना जाता है कि वो आपके शरीर से टच करे, आपके शरीर को छुए, उंगली को छुए। तो वो उसने प्रकृति से वो प्रकाश लिया और आपके शरीर में दे दिया। तो आपके शरीर में जो तत्वों की कमी थी, या ज्योतिष के हिसाब से जिस ग्रह में जिस चीज की कमी थी, है ना, या यदि आपका शनि कमजोर था, उसको बलवान करना था, तो वो काम नीलम से हो गया, है ना। अब ये तो चट्टान का रूप हो गया, पुखराज भी चट्टान का रूप होता है। अच्छा। और जैसे यदि हम मूंगा की बात करें, तो मूंगा पेड़ में समुद्र के अंदर जो एक पेड़ उगा होता है ना, जिसे मछलियां खाती है, उस पेड़ का वो एक तना होता है। अच्छा। हाँ, तो वो उस पेड़ को उखाड़ कर उस तने को साफ कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, तो वो मूंगा हो गया। हो गया। और वो मूंगा भी क्या काम करता है, वही सूर्य की रोशनी से जो जरूरी चीजें उसे लेनी चाहिए वो लेकर आपके शरीर को देता है। मोती, मोती तो आप जानते ही हो हम्म, कि वो सीप के अंदर बनता है, बनता है। बहुत प्राकृतिक तरीके से बनता है। तो ये सब नेचुरल चीजें हैं। पर अभी हमने क्या कर लिया है, वही मैंने जो पहले भी कहा कि पहले इंसान प्रकृति का उपयोग करता था, हम्म, आज हमने दुरुपयोग कर लिया है। कि कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने ये बात समझ ली कि इंसान इससे डरता है और इसकी डिमांड है। जब मांग होती है ना मार्केट में, तो क्या होता है, उसकी सप्लाई भी कर दी जाती है, पर वो सप्लाई कई बार नकली तरीके से ही की जाती की है। जाती है। तो जितने भी रत्न, यदि हम आज, मैं किसी को रत्न इसलिए बहुत कम बताती हूँ, जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैं रत्न का सजेशन इसलिए कम देती हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति बेचारा पहले ही परेशानी में, आपने पहले भी कहा कि कोई परेशानी में होगा तो कुंडली दिखाने इसके आएगा, पास जाएगा। अच्छे में कोई नहीं आता। जब राहु की, केतु की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, या प्रत्यंतर दशा आती है, ये एक नियम है, तभी जातक की कुंडली पंडित के पास जाती है। ये अच्छा। मेरा आजमा, मतलब आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां, और मैं खासकर इस बात को देखती हूँ, जब भी कोई कुंडली आती है तो मैं देखती हूँ कि इसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं राहु है क्या, पता चलता है ये विराजमान है। तब आती है पत्रिका, तो पहले ही वो संकट में है, और फिर अब आप उसको बोल दो कि ऑर्डर आओ। हाँ, डराओ, और उसको कहो कि रत्न लेकर आ, अब वो सराफे जाएगा हम्म, रत्न लेने के लिए। तो जो उसको रत्न मिल रहा है वो असली चीज नहीं मिलती है। हाँ। इंसान इतना चालाक हो गया है कि वो प्लास्टिक से रत्न बना लेता है, वो कांच से रत्न बना लेता है। पूरी इंडस्ट्री बन गई है वैसे। पूरी इंडस्ट्री बन गई है, आप देखो तो थोक में से बोरे के बोरे भरकर रत्न आते हैं। तो क्या इतने रत्न समुद्र से निकल गए? क्या इतने रत्न चट्टान से निकल गए? नहीं। क्या इतने मोती पानी में बन गए? नहीं बने। ये सब प्लास्टिक से, सब आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं। अब उसको लेके इंसान बेचारा और उम्मीद में रहता है उम्मीद में कि रहता है। कुछ तो अच्छा हो जी। जाएगा। और वो बेचते भी इतना महंगा है कि जो 5 रुपए की चीज उनको पड़ रही है या 50 रुपए की चीज पड़ रही है, उसको 5,000 में बेच दी। वो 5,000 रुपए खर्च करके जब उसको पहन कर घूम रहा है और उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो उसका ज्योतिष पर से विश्वास खत्म हो जाता है। पर उसमें हम क्या करें? हमने तो कहा रत्न, रत्न का मतलब असली रत्न होना चाहिए, है ना। और असली असली रत्न इतने निकलते ही नहीं है कि आप इतने लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो रत्न का ये मामला है। मामला तो है। रत्न के बजाय यदि आप मंत्र जाप करते हैं, हम्म, कि रत्न भी हम किस लिए पहन रहे हैं, कि आपको इस ग्रह को बलवान करना है। रत्न मतलब बलवान करना। वो अच्छा। सूर्य की रोशनी से जो रत्न है वो आपके शरीर में ऐसी चीजें भेजेगा जिससे वो ग्रह बलवान होगा, है ना। उसका एक ही काम है, बलवान करने का। अब यदि यही काम हमको नकली रत्न मिल रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, प्लास्टिक और कांच को पहनकर तो वो चीज होगी नहीं। तो फिर तरीका होता है, या तो आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर दें, या उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करें, उससे आपको अच्छा फल उससे मिलेगा। आपको फायदा मिलेगा, फायदा वो भी फ्री में, हाँ। है ना। और ये आपको पैसा खर्च करके भी फायदा नहीं मिलता। और एक नुकसान ये होता है कि ज्योतिष पर से और ज्योतिष शास्त्र पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं। जी, मैं नाम नहीं लूंगा जी, जी, खास करके, पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं मार्केट में आ गए हैं जी, एस्ट्रोलॉजी जी, रिलेटेड। जी। तो लोगों को वो यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से यदि सिर्फ मेरी राय पूछते हैं आप, तो एप्स मतलब कुंडली बनाने के लिए या रिजल्ट के लिए? रिजल्ट के साथ देते हैं। आजकल तो हाँ, एआई भी आ गया है उसमें। हाँ। तो वो मैंने वही बताया ना कि यदि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और आप अपना वजन तुलवा रहे हैं और उसके साथ एक टिकट आता है और उसमें वजन भी लिखा रहता है और भविष्य भी लिखा रहता है, तो ठीक है, तो ये क्योंकि ये आप तो वजन के लिए गए थे। नहीं, पर वो जो भविष्य रहता है वो ऐसे ही ऐप्स के कारण होता है अच्छा। कि उसमें पहले से वो फीड कर दिया जाता है। उनको कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं यदि पर्सनली किसी को बता रही हूँ, तो कई बार क्या हुआ कि जातक आया, जो जातक मतलब क्लाइंट जो आया, क्लाइंट है। जो पत्रिका दिखाने वाला आया। अब है ना, हम जब ज्योतिष लोग होते हैं तो हम
अपने ऑफिस में बैठे, उसने जब प्रवेश किया, वहां से लेकर उसके आकर बैठने तक हम उसको देखते हैं। देखा उसके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं, उसका जो चेहरा है वो हमको आधी बातें ऐसी बता देता है। अच्छा। हाँ, कि ये अपने मन में क्या प्रश्न लेकर आ रहा है, क्या दुविधा लेकर आ रहा है, इसको हम पे विश्वास है भी कि नहीं है, या ये परीक्षा लेने आ रहा है, या क्या है, या ये वास्तव में तकलीफ में है क्या। हाँ, ये चीजें हम, तो ये काम एक मनुष्य कर सकता है, ये ऐप नहीं कर ऐप नहीं सकता, कर सकता है। है ना। ऐप तो आपको क्या रिजल्ट देगा, जो ऑलरेडी उसमें फीड है, जो उसको पहले से बताया गया है कि भाई यदि ये राशि आती है, ये नंबर आता है, तो आपको ये रिजल्ट दे देना है ना। पर वो मनुष्य के आत्मा में झांक कर, उसके मन में झांक कर नहीं पढ़ सकता। बस ये फर्क है। कई बार होता है कि ऐप में लिखा हुआ बहुत 100% सच हो जाता है, जो कि एक अच्छा, ज्योतिष भी नहीं बता पाता। अच्छा। पर हुँ, ज्योतिष यदि आपको देख रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपके मित्र के रूप में भी काम करता है, आपके किसी बड़े के रूप में भी काम करता है, आप एक सलाहकार के रूप में काम करता है, और आपको कहीं वास्तव में दुःख से मुक्ति दिलाने का काम करता है। हुँ। वो जुड़ता भी है आपसे और जुड़ता भी है पर्सनली आपसे, मिलते हैं क्योंकि पर्सनली हम भी उससे। जुड़ता है। हाँ, पर्सनली मिलना ज़्यादा बेटर है अगर जी, आपको जी, आपके एस्ट्रोलॉजी से कुछ डायरेक्शन चाहिए तो, डायरेक्शन चाहिए। ना कि आप सिर्फ़ हाँ, ऐप पे डिपेंडेंट हो जाएँ। तो वो जो एक रिश्ता बनता है, हाँ, दिखाने वाले और देखने वाले के बीच में जो एक रिश्ता बनता है, वो रिश्ता काम करता है कि आपके दुःख दर्द को दूर करने में। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि मैंने कुंडली में देख लिया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में कोई कष्ट नहीं होता ज़्यादा, है ना? कोई तकलीफ भी नहीं है। उसके पास पैसा भी है, उसके पास करियर भी अच्छा है, उसके पास सब कुछ है, पर मन अच्छा नहीं है। अच्छा। है ना? वो दुखी है, इससे शिकायत है, उससे शिकायत है, ये है, वो है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ग्रहों की बात करने के बजाय हम उसके मन को सुधारने का काम करते हैं। हम उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। उसके अंदर की मन की थाह लेने की कोशिश करते हैं कि इसके मन की कुछ बातें ऐसी बाहर निकलें, जो वो किसी को नहीं बता रहा है। क्योंकि बहुत सारे सामाजिक बंधन भी होते हैं, है ना? वो अपने परिवार में किसी को बताएगा तो सब उसको जज करेंगे कि अरे! ऐसा कोई होता है क्या? या तुम ऐसे हो, तुम खराब हो। पर यदि वो किसी ज्योतिष के पास आया है, वो अपना समझ कर आया है और हम उसके कुछ नहीं लगते, हम उसके परिवार तक जाके ये बातें नहीं कहेंगे या उसकी सोसाइटी में जाकर ये बातें नहीं कहेंगे, है ना? हम उसको जज नहीं करेंगे। हुँ, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास निदान के लिए ही आया है। हाँ, समस्या के हल के लिए ही आया है। तो हम उससे इतने प्यार से बात करते हैं और उसके मन की बात बाहर निकलती है। और जब वो बात बाहर निकलती है तो उसका मन हल्का हो जाता है। आधा सॉल्यूशन तो वहीं हो जाता वहीं है। हो जाता है। तो जब आपने ऐप की बात की ना, ऐप ये नहीं कर पाएगा, हुँ, पर एक मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा समझदार ज्योतिष ये काम कर सकता है। इसलिए ज्योतिष के पास जाना ही ज़्यादा सही अच्छा है। है, सही होता है। मुझे हाल ही फिलहाल में किसी ने बताया था कि मेरे राशि में गुरु की महादशा चल रही है। जी, तो महादशा क्या होती है और उसका क्या परिणाम होता है राशि पर? ठीक है। महादशा को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बात देख लेते हैं, जो कि हमारे डेली रूटीन में है। उससे हमें महादशा बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अच्छा। अ, आप कोई संस्था बनाता है कोई व्यक्ति, हाँ, तो उस संस्था में कोई एक अध्यक्ष होता है। हम क्या करते हैं, सब चुनकर और एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी हम फिक्स करते हैं, उतने समय वो व्यक्ति अध्यक्ष रहता है। फिर क्या करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। अगले 3 साल, अगले 4 साल या 5 साल, जो भी एक टाइम पीरियड हमने तय कर रखा है, उतने समय में दूसरा वाला व्यक्ति अध्यक्ष होता है, फिर तीसरा होता है। इस फिर एक तरह नया से व्यक्ति आते जाता है। हाँ, हाँ, चेंज होते रहते हैं और संस्था का काम चलता चलता रहता है। रहता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा चेंज भी मिलता है, हर किसी को पावर में आने का मौका मिलता है, और जो सबके काम करने का तरीका होता है, उसके हिसाब से कुछ नई बातें भी होती है, चेंजेस होते हैं और संस्था चलती रहती है। ऐसा ही प्रकृति ने भी तय कर रखा है। एक सीक्वेंस है पूरा। जी, पूरा एक सीक्वेंस है। तो जो सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, तो सारे 9 ग्रह बारी-बारी अपने सीक्वेंस के हिसाब से पावर में आते हैं और अपना काम करते हैं। हर राशि में, हर राशि में नहीं, हर एक हर व्यक्ति के टाइमिंग में। जीवन में, हाँ, हर व्यक्ति के हर जीवन में। अंतराल में हाँ, हर, एक और राशि सबका टाइम अलग-अलग दशा होता में है आता है वो। और सबका अच्छा, सीक्वेंस फिक्स होता है। ओके। जो वो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। शुक्र, ये सीक्वेंस फिक्स है। ओके। इसमें कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, हाँ, ये, और जब शुक्र की महादशा खत्म हो जाएगी तो फिर सूर्य की शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर पहले नंबर से वो फिर सारे ग्रह पावर में आना शुरू कर देंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, अच्छा। है ना? हुँ, हुँ, तो क्या होगा कि जिसका जितना समय रहता है, हुँ, जैसे सूर्य का 6 साल रहता है, 6 साल वो पावर में रहता है।
है अच्छा। ना? वो अध्यक्ष बना रहता है। तो उस समय में व्यक्ति के जीवन में जो सारा काम होगा, सारी घटनाएँ होगी, उसके मन की स्थिति होगी, शुभ-अशुभ सब सूर्य के हिसाब से होगा। अच्छा। हाँ, मेनली मोटे तौर पर। मोटे तौर पे। पर क्या होता है, एक तो महादशा हो गई। उस महादशा में जो बाकी ग्रह हैं, उनकी अंतर्दशा चलती है। अच्छा। हाँ, तो जैसे सूर्य की लेवल्स होते हैं ऐसे। जी, ओके। उसी सीक्वेंस में, हाँ। जो सीक्वेंस में महादशा है, उसी सीक्वेंस में अंतर्दशाएँ भी चलेगी। पर अंतर्दशा कम समय के लिए रहती है। मान लो कि सूर्य की जो एक महादशा है, वो पूरे एक समय की है, उसमें पूरे 9 ग्रहों की अंतर्दशा भी चाहिए। तो मेनली तो हम कहेंगे कि सूर्य की महादशा है। उसमें मान लीजिए मंगल की अंतर्दशा चल रही है या बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो हम कहेंगे कि सूर्य की तो महादशा है। अब बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो काम कैसे होगा? मेनली तो सूर्य के हिसाब से होगा, उसकी महादशा के हिसाब से होगा। पर कुछ रिजल्ट जितनी समय में बुध की अंतर्दशा चलेगी, तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन करके रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। मतलब दोनों का ही प्रभाव रहेगा। दोनों का ही प्रभाव रहेगा। अब जब सूर्य की महादशा है और बुध की अंतर्दशा है, तो वो जो टाइम पीरियड है, उसमें भी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा चलती है। उदाहरण के लिए हम ले लें कि सूर्य की महादशा है, बुध की अंतर्दशा है और उसमें मंगल की प्रत्यंतर दशा है। अब काम किसके अकॉर्डिंग होगा? सूर्य के अकॉर्डिंग होगा, बुध के अकॉर्डिंग होगा और जितने समय में मंगल की प्रत्यंतर दशा चलेगी, उतने समय में मंगल के अकॉर्डिंग भी काम होगा। अच्छा। हाँ, जैसे इन्हीं तीनों की बात की, तो सूर्य की महादशा, सूर्य का काम होता है यश देना, हुँ, आपके चेहरे पर रौनक देना, हुँ। आपके आत्मा को अच्छा करना, अच्छे विचार लाना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो बातें हाँ। क्रिएट करना, ये सूर्य का काम हुआ। तो मान लीजिए कि आप किसी एक पोस्ट पर आ गए और आपको यश मिल रहा है ना? अब वो बुध की अंतर्दशा आई, सूर्य और बुध वैसे भी आपस में अच्छे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अच्छा। है ना? तो बुध ने क्या करा, आपको आर्थिक लाभ दिया, फायदा दिया, पैसे का भी फायदा दिया। मतलब आप पहले से तो काम कर ही रहे थे, पर उस काम करते हुए उस पोस्ट पर या उस क्षेत्र में आपको कुछ आर्थिक लाभ भी हुआ। मंगल की प्रत्यंतर दशा आई, तो मंगल का काम होता है जमीन से संबंधित होता है, भूमि से संबंधित होता है। तो हो सकता है कि उस समय में उसने आपको एक भूमि भी दिलवा दी। अच्छा। मतलब वैधानिक तरीके से। उसमें इल्लीगल कुछ नहीं कुछ हुआ। भी नहीं है। हाँ, वैधानिक तरीके से उसने वो फ़ायदा भी करा दिया। हुँ। ऐसे जब अलग-अलग ग्रहों की कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उन तीनों ग्रहों के हिसाब से एक फाइनल रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा। तो इसको हम महादशा कहते महादशा कहते हैं। हैं। जैसे किसी की भी महादशा हम ये नहीं कह सकते कि इसकी अच्छी होती है और इसकी बुरी पूरी होती है। होती है। महादशा कैसे तय होती है कि वो ग्रह जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है? पहला तो उस पे किस डिपेंड राशि करता है। में बैठा है, हाँ, हाँ। दूसरा किस भाव में बैठा है, तीसरा उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, चौथा उस ग्रह के साथ कौन-कौन बैठा है। हुँ। ऐसा ये 4-5 बातें मिल-जुल कर उस महादशा को डिसाइड करती है कि ये महादशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। बहुत डीप साइंस है। बहुत डीप कुछ साइंस भी है। कुछ भी चीज़ को जी। आपको जानना है तो जी, उसमें मतलब हम यदि किसी व्यक्ति को वो हमारे सामने बैठा है और वो कोई उसने एक प्रश्न पूछा और हम उसको आंसर दे रहे हैं, तो हम एक पॉइंट देखकर नहीं बता सकते। हमको उतनी देर में और क्या होता है इंसान को इतनी जल्दी होती है कि वो सामने आया ज्योतिष के और बस उसको लगता है कि ये इंसान ज्योतिष भगवान कंप्यूटर से जैसे आप चालू हो बता जाए, दो बस वाइफ़ बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सक्सेस होगा कि मिलेगी कि नहीं, नहीं ये होगा कि मिलेगी। नहीं। जबकि उसको ये बताना पड़ता है कि भैया अभी थोड़ा रुक, अभी इसके लिए हमको 3-4 कैलकुलेशंस और करना है। हाँ, क्योंकि हमने केवल एक बात कह दी, हमने केवल सूर्य को देखा और कह दिया ऐसा होगा। हाँ। पता चला कि सूर्य की महादशा में जिसकी अंतर्दशा आई, मान लीजिए कि राहु की अंतर्दशा आ गई। अब राहु उसका एंटी है, तो वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है ना? सूर्य को जो काम कर रहा है उसको नहीं करने देता है। तो अब तो उतने समय में तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ना, और आप हमने पॉजिटिव बता दिया और वो व्यक्ति खुश होके चला गया और बाद में फिर आकर पलट कर आकर बोला कि पंडित जी ऐसा तो हुआ ही नहीं जैसा आपने कहा था। हाँ, है ना? तो हमको उस चीज़ से बचने के लिए पहले हमें सब कुछ देखना पड़ता है ना? तो पहले कि ग्रह ग्रह कहाँ बैठा है, कौन-सी राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, अच्छे ग्रह की दृष्टि है, बुरे ग्रह की दृष्टि है, वो किसके साथ बैठा है। पूरा आकलन करने के बाद में हम हाँ, बता वो सकते हैं। मित्र के घर में बैठा है कि शत्रु के घर में बैठा है। ये भी करके फिर एक फाइनल रिजल्ट बताते हैं कि ऐसा होगा। ज्योतिष पे बहुत लोग विश्वास तो होता है पर जी। क्या ऐसा होता है कि ज्योतिष कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताते हैं? सारी चीज़ें तो ज्योतिष बता सकते हैं, पर फिर भी जैसा मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि ज्योतिष के ऊपर एक नियम काम करता है। हाँ, वो श्रद्धा का विषय है कि आपके पुराने कर्म हैं, वो पुराने कर्म आड़े आते हैं, अच्छे या बुरे, तो दोनों नहीं ही आते हैं। दोनों ही आते हैं। मान लीजिए कि ज्योतिष ने
बता दिया कि ये समय आपका बुरा जाएगा। और यदि कोई अच्छा कर्म सामने आ गया तो वो काम उतना बुरा नहीं होता। मान लीजिए बता दिया एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट होगा, तो भाई एक्सीडेंट में किसी की या तो हड्डी केवल क्रैक हो सकती है या टूट सकती है या इंसान मर सकता है ना? तो मान लीजिए कि हमने जन्म कुंडली में तो देख लिया कि ये बहुत खराब समय है, मारक ग्रह जो हैं, मारक भाव होते हैं, उनका समय आने वाला है, वो पावर में आएँगे, मारक ग्रह पावर में आएँगे तो नेचुरली ये नुकसान पहुँच जाएँगे, है ना? अब हमने देख लिया कि हो सकता है कि इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, इसको हो जाएगा, इसको 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ेगा, क्योंकि योग ज्योतिष में ऐसे होते हैं कि आपको कितने दिन अस्पताल में रहना है, ये भी ज्योतिष शास्त्र बता देता है। बता सकते हैं। बिल्कुल। पर क्या हुआ कि उस समय में, जिस समय वो एक्सीडेंट होने वाला था, उस समय में उसका कोई अच्छा ग्रह आड़े आ गया, उदय में आ गया, उसको बचा लिया। हम कई बार कहते हैं ना, एक आम जनता में हाँ, कि अरे मेरा वो काम आड़े आ गया था, हाँ। इसलिए मैं बच गया। हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बड़े-बूढ़े बात करते रहते हैं। हैं, वो ये बात यही बात कहते कहते हैं। ही हैं। तो क्या होगा कि उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, केवल हड्डी में क्रैक हो जाए और ठीक है 2-4 दिन पट्टा बंधा और व्यक्ति फिर काम से लग जाए। अब ऐसे ही मान लो हमने बता दिया कि इस समय किसी के घर कोई मांगलिक कार्य होगा, किसी की दुकान का ओपनिंग होगा या किसी के घर शादी है या मकान का उद्घाटन है, कुछ भी है और पता चला कि कोई बुरा कर्म आड़े आ गया, तो हो सकता है कि वो थोड़ा डिले हो जाए या हो सकता है कि वो काम हो ही ना, हुँ, है ना? तो हम जो बेबस हो जाते हैं, जो हम कहीं फेल हो जाते हैं, वो सिर्फ इस थ्योरी के कारण फेल हो जाते हैं। हुँ। हम हमें जल्दी इमीडिएट सक्सेस चाहिए, इमीडिएट निवारण चाहिए तो हम भागने लगते हैं उसके पीछे। हाँ, नहीं ज्योतिष भी यदि हुँ, कहीं फेल हो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने ज्योतिष ने कुछ बताया और वो नहीं हुआ, हुँ। तो वहाँ पर ये थ्योरी काम करती है। क्योंकि कर्मों को तो हम नहीं पढ़ सकते ना, ना आप पढ़ सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, वो तो सिर्फ ईश्वर जाने उसकी लीला। बराबर, है ना? या मनुष्य का पुराना जन्म जाने या ये जो भी थ्योरी सही है। है ना? जिसने बनाई है, जो प्रकृति है, जो भी ताकत है, वो जाने कि इसका अब अच्छा कर्म उदय में आएगा या बुरा कर्म उदय में आएगा। वो ज्योतिष शास्त्र नहीं पकड़ पाता है। हाँ, तो कहीं यदि फेल होने का कुछ रीज़न होता है तो वही होता है, अन्यथा ज्योतिष शास्त्र इतना विस्तृत है और इतना डीप नॉलेज है कि आप उससे जीवन का हर प्रश्न हल कर सकते हैं। मेरे तो सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जैसे जी। आप देख रहे होंगे मन जी, में हर बार एक नया सवाल जी। उत्पन्न होते जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग एक जनरल भी लेते हैं जी, कि 12 राशियाँ हैं, जी, तो एक ऊपरी-ऊपरी तौर पे जी, अगला साल कैसा बीतेगा जी। इन राशियों में? क्या-क्या असर रहेगा? नए साल की बात करें तो पहले मैंने भी ये बात कह चुकी हूँ कि यदि हम प्रसन्नता पूर्वक किसी नए साल की प्रतीक्षा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो अब राशियों की बात करते हैं, तो जो हर एक राशि होती है, 12 राशि होती है, उसका स्वामी अलग होता है। ओके। मतलब जो जितने 9 ग्रह हैं, हुँ, ये 9 ग्रह मिलकर 12 राशियों के स्वामी बने हुए हैं, हाँ, है ना? तो उसमें एक ग्रह जो है, वो 2 राशियों का भी स्वामी है, इस तरह अच्छा, से भी है ओके, ना? और सूर्य और जो चंद्रमा है, वो एक-एक राशि के स्वामी हैं, अच्छा, ठीक है? तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है, उसकी जन्म कुंडली होती है, तो उस पर 2 बातें बहुत असर डालती है। पहला उसका लग्न, जैसे मैंने कहा था कि लग्न कुंडली जो होती है, जब बच्चे ने जन्म लिया और उसकी बस तस्वीर खींच ली हुँ, आपने, वो वो जैसे ही तभी हाँ, डिसाइड हो जाती जी, है, वो वातावरण में आया, वो इस दुनिया में आया तभी तय और हो गया। उस समय की जो तस्वीर खींचा गई, वो उसका पूरा जीवन निर्भर करती है। हुँ, कि लग्न में उस समय कौन-सी राशि थी, वो राशि उसको जीवन भर प्रभावित करेगी। उससे यदि वो भागेगा भी, तो भी प्रभावित करेगी, है ना? और दूसरी होती है उसकी जन्म राशि। जन्म राशि वो होती है कि जिस राशि में चंद्रमा स्थित है, ओके, वो जन्म राशि होती हुँ, है। तो ये 2 बातें मिली-जुली पूरे जीवन भर व्यक्ति को प्रभावित करती है, हुँ, ठीक है? तो हम पहली राशि की बात करते हैं। हुँ, 12 राशियों में जो पहली राशि होती है, वो मेष राशि होती है। अब जो मेष राशि है, उसका जो स्वामी है, वो मंगल होता है। मंगल क्या है? एक साहस का प्रतीक है। अच्छा, मतलब जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है ना, वो सब मंगल से प्रभावित होती है। वो एक अच्छा, साहस मतलब मंगल से जो व्यक्ति प्रभावित है, वो बहुत बड़ी मुसीबत भी आ जाए, तो वो एकदम से हिम्मत नहीं हारता, मनोबल एकदम मजबूत होता है उसका। मजबूत होता है। तो वो वहां से बाहर निकलने का तरीका ढूंढता है, उपाय ढूंढता है। उतने संकट के समय में भी उसके दिमाग में ये चीजें आ सकती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ना? तो जो मेष राशि वाले हैं, वो मंगल प्रधान होते हैं। तो इस समय का जो अभी मंगल रहेगा, वो साल भर बहुत अच्छी अवस्था में रहेगा और वो मनोबल बढ़ाता रहेगा और मेष राशि वालों को इस मनोबल के कारण, इस हिम्मत के कारण और इस आशावादी होने के कारण आमदनी होती रहेगी।
मतलब अभी तक 2025 में। जी 2025 से मतलब अभी तक जो आमदनी चल रही थी, जो एक सोर्स चल रहा था इनकम का, उसमें कुछ नए सोर्स जुड़ जुड़ जाएंगे। जाएंगे। हाँ, वो भले ही कम हो, हम्म, थोड़े से हो, पर जुड़ते जाएंगे और उससे आमदनी होगी। होती। अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं, तो वो होती है वृषभ राशि। और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो कला से संबंधित होता है। शुक्र मतलब कला, अच्छा। या शुक्र मतलब परिवार, पत्नी। तो ये हो सकता है कि जो शुक्र ग्रह वाले हैं, उनको इस नए साल में पत्नी से कुछ मदद मिल सके। पत्नी से मदद मिल सके मतलब या तो व्यापार में, ऑलरेडी जैसे कई बार होता है बहुत वर्कलोड होता है और अभी तक पत्नी साथ नहीं दे रही हो, काम नहीं कर रही हो साथ में, और अब जैसे अकाउंट्स देख ले या कोई मैनेजमेंट का कोई पार्ट देख ले, तो उससे फायदा हो रहा है, या फिर ससुराल वालों से फायदा, अच्छा। पत्नी के पीआर वालों से फायदा हो। तो शुक्र राशि वाले जो वृषभ राशि वाले हैं, उनके साथ इस साल में कुछ ऐसा लाभ हो सकता है कि ससुराल से कुछ या तो आर्थिक मदद मिल सकती है, मेंटल या सपोर्ट या मेंटल मॉरल सपोर्ट सपोर्ट मिल हो जाए। सकता है, या फिर कुछ समस्याएं ऐसी चली आ रही है पारिवारिक, जिनको सुलझाने में उनका सहयोग मिल सकता है। अच्छा। ठीक है। अब हम तीसरी राशि पर आते हैं, वो होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध ग्रह होता है। अच्छा। और बुध ग्रह जो होता है वो हिसाब किताब और वाणी। बुध अच्छा। मतलब बोलना, बोलना। मतलब आप कैसा बोल रहे हैं, है ना? एक कहावत होती है ना कि व्यक्ति के बोलने से उसकी सारी बातों का पता चल हाँ, जाता है एक व्यवहार पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। कि व्यक्ति कैसा है, अंदर से वो कैसा है। तो जो मिथुन राशि वाले होंगे, उनके लिए इस नए साल में कुछ नए ऐसे अवसर आ जाएंगे कि वो अपनी वाणी का उपयोग करके, अपने विचारों का उपयोग करके, या अपने अनुभवों का उपयोग करके, है ना, कुछ अर्न कर सकते हैं। जरूर नहीं कि उसमें वो अर्थ ही अर्न करें, वो पैसा ही अर्न करें, वो नाम भी कमा नाम भी सकते हैं, कमा सकते हैं, रिश्ते कमा रिश्ते कमा सकते हैं। सकते हैं। जैसे जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, तो उनके लिए ये मिथुन राशि खासकर ये लाभ देगी इस साल में कि वे अपने जो अनुभव हैं, जो उन्होंने जीवन में जो कुछ निचोड़ है उनका, वो शेयर करके, वो बांट के, किसी के भी थ्रू, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसे कुछ करके उन्हें उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। अब हम चौथी राशि पर जाते हैं। चौथी राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है। अच्छा। और कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। अच्छा। अब चंद्रमा होता है मन का कारक, हाँ। मतलब आपके मन की कैसी स्थिति है, वो सब कुछ डिसाइड करता है चंद्रमा। आप आज शांत हैं, या आप व्याकुल हैं, घबराहट में हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत आप पिकनिक भी बनाने जा रहे हैं अच्छे हैं, पर वहां पर परेशान हैं, तो ये सब दिमाग इस में कुछ चल रहा है आपके। कुछ चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में यदि कोई विघ्न आ रहा है तो, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता और हम बेवजह खुश होते हैं, हाँ। तो वो भी काम चंद्रमा ही करता है। तो जो कर्क राशि वाले हैं वो उस पूरे साल में जो चंद्रमा, अच्छा जो चंद्रमा है, उसका लाभ उठाएंगे, और उनको कुछ नए विचार, कुछ नए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत समस्या से हम बहुत समय से जूझ रहे हैं और अचानक उसका हमको हल मिल जाए, तो इस तरह के कुछ काम होंगे, वो कर्क राशि वालों के लिए होंगे। होंगे। अब हम जाते हैं पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। और सूर्य यश देता है, अच्छा। यश देता है, आपको तेज देता है, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लेके आता है। एनर्जी देता है। तो जो सिंह राशि वाले हैं, उनको कुछ नए पावर्स मिल सकते हैं इस पूरे साल में, और कुछ ऐसी योजनाएं मिल सकती है जिसमें वो अपनी पूरी ऊर्जा लगा लें, पूरी एनर्जी लगा लें, पॉजिटिविटी लगा लें और उसको कार्यान्वित कर सकें। तो अच्छा। उसमें उनको लाभ मिलेगा, उससे उनको धन की प्राप्ति होगी। प्राप्ति। अब जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए खासकर मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि चूंकि वो सूर्य से प्रभावित होते हैं, तो वे सूर्य की ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अच्छा। जैसे सिंह राशि वाले हैं, तो आजकल सोलर सिस्टम्स लगते हैं, हाँ, घरों में भी लगते हैं, लगते हैं। फैक्ट्रीज में लगते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें होती है, सोलर टॉर्च होती है, उसका उपयोग करके, हाँ, और वो कुछ धन कमा सकते हैं, हाँ, या कुछ उसमें अपनी कुछ कारोबार कर कुछ सकते हैं। कारोबार कर सकते हैं, और कारोबार ना भी करें, बड़े लेवल पे ना भी करें, अपने जो जीवन की छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, हाँ, छोटी उसको उससे ज़रूरतें हैं, सुलझा सकते हैं। उनको सुलझा सकते हैं। अभी एक सिस्टम और चला है जो कि पुराने समय में व्यक्ति करता था। अब वो जब हम आधुनिक युग की तरफ दौड़ने लगे तो हम उन बातों को भूल गए। हुँ, पहले व्यक्ति क्या करता था कि सूर्य की रोशनी में पानी का पात्र रखता था, हाँ, जल रखता था, और वो सूर्य से पूरा चार्ज हो जाता था सूर्य की रोशनी से, फिर वो उसको पानी को पीता था। तो जो सिंह राशि वाले हैं वो अभी ये साल भर ये काम कर सकते हैं हुँ, कि काफ़ी लाभदायक होगा। वो लाभदायक होगा।
कि कुछ बॉटल में किसी और बर्तन में जहाँ हो सके वहां सूर्य की रोशनी में पानी रखें और 24 घंटे जब उसको उसकी पूरी एनर्जी मिल जाए, फुल एनर्जी, तब वो उसको ग्रहण करें, तो सिंह राशि वालों को ये लाभ होगा। अब हम अगली राशि पे जाते हैं, तो कन्या राशि है। कन्या राशि का फिर स्वामी बुध होता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि दो राशियों के स्वामी एक ही ग्रह एक ही होते हैं, ग्रह होता है। है ना? तो मिथुन राशि का स्वामी बुध हुआ और इधर कन्या कन्या राशि का राशि का भी स्वामी भी बुध हो गया। बुध होगा। कन्या राशि वाले कैसे होते हैं, थोड़े से यदि वो पुरुष भी होगा तो उसका मन बहुत कोमल होगा, हम्म, मतलब अंदर से वो जो एक मातृत्व वाला भाव होता है, जो सबकी केयर करने वाला भाव होता है, दया भाव जो होता है ना, वो कन्या राशि वालों में होता है। वो शुष्क नहीं होते। जैसे मेष राशि वाले हैं, वो हिम्मत वाले रहते हैं, वो योद्धा होते हैं, वो लड़ने, छोटी छोटी बातों में भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, या अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। पर कन्या राशि वाले जो होते हैं वो थोड़े से ममतालु होते हैं, अच्छा। दयावान होते हैं, है ना? तो उनको भी यदि उनका बुध बहुत प्रबल है उनकी जन्म कुंडली में, तो इस समय में उनको अपनी वाणी से या कोई सलाह देकर उसमें लाभ मिलेगा पूरे वर्ष भर। अच्छा। और उनको अपने बुध को प्रबल करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, ओके। है ना? जितना गणेश जी का ध्यान करेंगे, आराधना, पूजा पाठ करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। अब अगली राशि पर जाते हैं, तो अगली राशि होती है तुला राशि। तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। अच्छा। शुक्र फिर से वृषभ राशि का भी स्वामी शुक्र होता है और और तुला तुला राशि राशि का का भी शुक्र स्वामी भी होता है। शुक्र होता है। जो शुक्र होता है वही कला का क्षेत्र होता है। हाँ। इसके साथ ही शुक्र एक चीज और देता है, जितने अच्छा। भी आइसक्रीम्स वाले होते हैं हाँ। या कोल्ड ड्रिंक्स वाले हैं या अचार, मुरब्बे, शरबत, हाँ। ये वाले जो कारोबार करने वाले लोग हैं ना, ये सब शुक्र से प्रभावित होते हैं। अच्छा। तो इस नए साल में यदि उनकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी जगह पर है, वो या महादशा में आया है, अंतरदशा में आया है, तो उनको इस कारोबार में, इस लाइन में वो फायदा फायदा देगा। होगा। हाँ, तो उस दशा में होना जरूरी है। उस दशा में भी होना जरूरी है, या फिर शुक्र बलवान भी हुआ हाँ। तो निश्चित रूप से वो अभी पावर में आएगा। पावर में हाँ, तो वो फिर उनको इस क्षेत्र में लाभ लाभ देगा। मिलेगा। अब हम अगली राशि में चलते हैं, वो वृश्चिक राशि होती है अगली, 8वीं राशि, और उसका स्वामी भी मंगल होता है। तो जो मंगल है फिर वही साहस का कारक हुआ। इसके साथ मंगल एक और चीज करता है, भूमि का भी कारक होता है। तो जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वो यदि इस नए साल में नई जमीन खरीदें और उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखें और फिर बेच दें, या जमीन पुरानी कोई पड़ी हुई है और उस पर अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर कोई नया कंस्ट्रक्शन करके और यदि उसका उपयोग करते हैं, तो उनको उस पूरे साल भर में लाभ मिलेगा। और साल भर में कोई चीज इतनी ठोस हो जाएगी कि वो सिर्फ साल भर ही नहीं, अगले कई सालों तक भी उनको लाभ देती रहेगी। अगली राशि में जाते हैं, तो धनु राशि होती है। धनु राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु ग्रह होता है। गुरु ग्रह जो होता है वो एक तो खान पान से संबंधित जितनी भी चीजें होती है उनका उसका कारक होता कारक है, होता है। धर्म का कारक होता है। तो धनु राशि वालों को इस साल में यदि उनकी जन्म कुंडली में गुरु प्रबल होकर बैठा है, तो उनको कोई कैटरिंग का नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर जैसे गेहूं का जब सीजन आता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि इकट्ठा गेहूं भर लेते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाँ। रिश्तेदारों में ही, कॉलोनी में ही, सोसाइटी में बेचते हैं, तो उनको फायदा होता है। इस तरह से सारी बातें हो सकती है। अगली राशि में जाते हैं, तो मकर राशि मकर आती राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। अब शनि जो है वो तो इफेक्ट बहुत जल्दी देता ही है, मतलब हाँ। शनि का इफेक्ट तो जीवन पे हर किसी को किसी ना किसी रूप में बना ही रहता बना है। ही रहता है। कभी साढ़े साथी है तो, कभी शनि की दृष्टि है तो, शनि की महादशा है, अंतर्दशा है तो जो शनि वाले होते हैं उनको यदि ये साल भर जो हम मकर राशि की बात कर रहे थे, यदि मकर राशि वाले हैं उनमें थोड़ा सा अहंकार या कह लें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। हाँ। तो मकर राशि वाले खासकर इस साल यदि कहीं ऐसा करें कि थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करके, थोड़ा-सा समझौता करके यदि चलें, तो उन्हें हो सकता है कि उनके परिवार में दूसरे की भी सुने और दूसरे उनको की भी एक सुनें। हाँ, सेम जी। सेल्फ रिस्पेक्ट या जी। वैसा उनको एक ओहदा दें। जी, जी। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहे, पर साथ ही कुछ बातें दूसरे की भी सुनें और उसके अकॉर्डिंग भी चलें, तो उन्हें पूरा लाभ होगा। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की तो साढ़े साती इस साल में शुरू रहेगी ही, रहेगी। जो कि चल रही है चल पर रही है। रहेगी। उसकी बात तो हम कर चुके कर हैं। चुके हैं। तो उसका एक ही उपाय होता है, शनिदेव को प्रसन्न प्रसन्न करना। करे। उनके अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो ये वैसे भी उन्हें हॉस्टल बनाकर रहना, या ऑलरेडी खेती की ज़मीन है, उस पर कुछ उपज कर लेना, या
गोडाउन जैसा है। हम्म, अभी हमने पहले बात की थी, यदि गोडाउन जैसा बना लें कुंभ राशि वाले, हम्म, नहीं है तो कर लें, या कोई है पुराना तो उसको अच्छे से करके और उसका उपयोग कर लें, तो उन्हें लाभ लाभदायक मिलेगा। होगा। इसके बाद जो 12वीं राशि वो मीन राशि है। हम्म, मीन राशि के जो भी स्वामी है, ग्रह है, वो फिर गुरु है। हम्म, तो गुरु से संबंधित जितनी भी बातें होती है, एक तो गुरु में दान करना, मतलब जरूरतमंदों को दान करना। दान करना एक ऐसा होता है कि आपने पंडित को दान कर दिया, हाँ, या किसी बड़े धर्म स्थल में दान कर दिया। वो दान उतना नहीं लगता है जितना कि आप फेस टू फेस, मेन टू मेन यदि करें। जिसको जैसे एक्चुअली जरूरत है जिसको उसमें जाके एक्चुअली आप दें। जरूरत है जी। हम्म, जैसे आपके घर कोई वर्कर आता है, हम्म, कोई काम करने वाला आता है, या बाई आती है, जरूरतमंद को दे। जरूरतमंद को है, हाँ, उसको आप फेस टू फेस करेंगे तो उसके चेहरे पे जो चमक आएगी और उसके मन से जो दुआ निकलेगी वो आपको इमीडिएट आकर लगती है, और आपको और दुआ काम तत्काल करती ही है। दुआ काम करती है। तो ये हमने देखा कि ये राशियां साल भर इस तरह से इस काम तरह से काम करेंगी। करेंगी। जी वैसे बहुत सारी राशियां होती हैं जिसमें हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं जी कि उनकी राशियां कन्या है, जैसे विराट कोहली हैं जी तो उनकी कन्या राशि है। जी तो विराट कोहली के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट फैन रहे हैं, पूरा जी देश क्रिकेट फैन है विराट जी कोहली का। जी जी। तो एक जनरल अगर आप बता सकें। देखिए, अभी अपन ने वैसे कन्या राशि वालों की बात हाँ, की, तो कन्या राशि वाले जो होते हैं वो जो उनका अंदर से हृदय रहता है ना, वो बड़ा कोमल रहता है। हाँ, वो जल्दी दयावान रहते हैं, पर साथ में ही अब सिर्फ एक बात से निर्भर नहीं करता, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, वो सब मिलकर एक व्यक्तित्व बनाते हैं, है हाँ, ना? तो अभी यदि हम विराट जी की बात करते हैं, तो उनका धनु लग्न हम्म, है ना? मैंने इसके पहले आपको बताया कि इंसान को जीवन में 2 बातें पूरे जीवन भर उसको प्रभावित करती है, एक उसका लग्न, एक उसकी राशि। राशि। तो धनु लग्न है, धनु लग्न का जो स्वामी है वो गुरु ग्रह है। हम्म, तो गुरु ग्रह क्या होता है, वो परिश्रम भी करवाता है और साथ ही आपको पॉजिटिव रास्ता बताता है जीवन में। मतलब यदि वो लग्न में आ गए हैं तो वो क्या करता है कि इंसान को भटकने नहीं देता। वो स्टेप बाय स्टेप आपको परिश्रम भी करवाएगा, तकलीफें भी देगा, और सही राह पर चलाते रहता है। हाँ, तो विराट जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि वो स्टेप बाय स्टेप सही राह पर चलते रहे, सही चलते रहे। डायरेक्शन में चलते रहे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफें भी झेली, पर आखिरी में उन्होंने अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते थे। इसके साथ ही लग्न में शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो शनि ग्रह परिश्रम पूरा कराता है। मतलब हम्म, उन्होंने आज विराट कोहली बनने के लिए, इस मुकाम तक आने के लिए लगातार परिश्रम किया, हम्म, और जितना कर सकते थे उससे और अधिक, बहुत अधिक, ज्यादा। हाँ, उससे अधिक बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और सही डायरेक्शन में परिश्रम किया। तो वो उस तरह से चलते रहे और उन्होंने अचीव रिजल्ट कर हम लिया। देख ही रहे हैं। रिज़ल्ट हम देख ही रहे हैं। इसके साथ उनकी जो राशि है वो कन्या राशि है। अच्छा। तो कन्या राशि होने के कारण, और जो चंद्रमा है वो 10वें भाव में बैठा है, और 10वां भाव जो होता है वो सरकार का होता है, वो राज्य का होता है। तो मतलब सरकार मतलब जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसकी जो एक सरकार होती है, जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं, तो उनको भारत देश के गवर्नमेंट से प्रति काफी सपोर्ट गवर्नमेंट रहेगा। से काफी सपोर्ट रहा, उनकी देश के प्रति निष्ठा रही, और वो उस कॉम्बिनेशन के कारण उनको भारत के लिए खेलने का मौका मिला। हम्म, नहीं तो बहुत सारी प्रतिभा ऐसी है जो कि विराट जैसी होंगी, नेशनल लेवल नहीं मिल पाता है उनको चांस। नेशनल लेवल नहीं मिल पाता, उनको वो लाइट नहीं मिल पाता, उनको रोशनी में आने का मौका नहीं मिल पाता। पर चूंकि इनका चंद्रमा 10वें भाव में रहा, तो उसने ये काम किया। इसके साथ ही जो उनके राहु केतु हैं वो भाग्य स्थान में है। केतु अच्छा। भाग्य स्थान में है और राहु परिश्रम भाव में है। जब तीसरे भाव में राहु है और 9वें भाव में केतु है, तो जो तीसरा भाव होता है वो परिश्रम का होता है। हम्म, तो राहु ने क्या किया, परिश्रम तो करवाया ही, और उसको सपोर्ट भी करते गए। हम्म, मतलब उनको और अच्छा सिखाने वाला, या कोई कोई इवेंट्स, कोई मौके ऐसे मिलते गए कि वो कहाँ गलत जा रहे थे, उन्होंने उसको समझकर उसको सही सही किया। किया। और केतु ने भाग्य स्थान में रहकर कुछ रुकावटें जरूर पैदा करी। मतलब हमको वो क्षण उनके जीवन के नहीं मालूम जब वो डिप्रेशन में आए होंगे, या वो जब कहीं हारे होंगे, टूटे होंगे, रोए होंगे, वो हमको नहीं मालूम एग्जैक्टली। पर वो काम केतु ने किया, पर साथ ही उन्हें भाग्य स्थान में रहकर उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया पहुंचा भी। है। और आगे भविष्य में भी विराट जी का राजनीति में एक बड़ी पोस्ट मिलना संभावित है। वो काम अच्छा। केतु का है। हाँ, ओके। और धीरे-धीरे होता है, एक समय के साथ व्यक्ति राजनीति में भी रुझान लेने लग जाता है। वो केतु के कारण होता है। केतु जो होता है वो राजनीति का, उसके पास डिपार्टमेंट है। मतलब यदि कोई को इंटरेस्ट नहीं भी होगा, तो केतु अपने समय से
कुछ घटनाएं ऐसी क्रिएट करेगा, कुछ बातें ऐसी क्रिएट करेगा कि राजनीति में इंटरेस्ट हो जाएगा। और व्यक्ति अच्छा। को यदि राजनीति नहीं भी आती होगी तो वो अच्छे लेवल पर कर सकता है। तो भविष्य में है ऐसी संभावना कि वो राजनीति का कोई पद संभाले। बढ़िया है। वीरू भाई, दिस इज फॉर यू। मतलब जी। आपका करियर तो काफी अच्छा दिख रहा है हमको, लॉट जी। ऑफ हंड्रेड्स भी एक्सपेक्ट। बिल्कुल। मैम, 30 साल की ज्योतिष विद्या में आपके एक्सपीरियंस में कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ, कोई ऐसा केस आया जो काफी इंटरेस्टिंग और आपको आज तक याद रहा? 30 साल में तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई, पर फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो छाप छोड़ देती है, याद रह जाती है। और उसमें हमारा भी मतलब खुद हाँ, का भी ज्योतिष पर विश्वास और बढ़ बढ़ जाता है। जाता है। हाँ, तो वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योतिष पूरा एक साइंस है। जैसे हम एबीसीडी सीखते हैं, जैसे 1 2 3 4 सीखते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अंधविश्वास है ना? आपने जब एबीसीडी सीखी और आप एबीसीडी को मिलाकर वर्ड्स बनाते हैं, उससे आप पूरा एक ऐसे लिख रहे हैं, या हिंदी के क ख ग मिलाकर पूरा एक निबंध लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो वो अंधविश्वास नहीं है, वो एक विज्ञान है। क्या? ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र है। जब ग्रह जो हमको दिख रहा है, सूर्य, चंद्रमा जब दिख रहा है और उससे हम स्टडी करके और किसी बात का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो भी एक तरह से साइंस है। तो ऐसा ही एक वाक्य था कि मैं नाम किसी का भी नहीं बताऊँगी। आपको ऐसे ही बात बताती हूँ कि एक लड़का, उसको जेल हो गई थी। अच्छा। हाँ, और जेल में किस मामले में हुई थी, कोई बड़ा मामला नहीं था कि उसने चोरी की हो या डाका डाला हो। केवल जो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा होता है, उस छोटे-सी घटना के कारण उसको जेल हुई थी, और वो भी जब झगड़ा हुआ था, उसके 3 महीने बाद उसको जेल हुई। क्योंकि किसी जो जब कोर्ट में वो केस वगैरह चला, तो जो कोई और थर्ड पर्सन था, इसके जो दोस्त वगैरह थे, हुँ, उसने इसका नाम फँसा दिया था, इस लड़के अच्छा। का। हुँ, हुँ, तो इसको जेल हो गई थी। अब चूँकि जो बच्चे ऐसे रहते हैं, जो परिवार ऐसे थे जो आपराधिक नहीं होते हैं, हाँ, है ना? तो छोटी-मोटी बात के लिए भी यदि जेल हो जाए, तो नेचुरली सब बहुत डर नाम जाते खराब हैं। करा डर जाता है कोई भी। तो उसके जो माता-पिता हैं, वो बहुत डर कर और मेरे पास उसकी कुंडली लेकर आए कि इसको जेल हो गई है, तो ये जेल से कब तक छूटेगा या हमको क्या करना चाहिए? फिर उनका ये भी कहना था कि वकील लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप जज को या पुलिस को थोड़ा कुछ खिला-पिला दें, क्योंकि आजकल सिस्टम में वही है ना? तो लड़का 4 दिन में, 3 दिन में जेल से छूटकर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कुछ 2-3 बातें मैंने पूछी, उसकी जो पुरानी भी थी, और उसके बाद जब उसकी कुंडली देखी, तो उसकी कुंडली देखकर ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो आपराधिक तो नहीं है, उस हुँ, हुँ, प्रवृत्ति का नहीं है। पर चूँकि उस समय शनि की महादशा थी, और शनि की महादशा में राहु का जब अंतर आया, तो वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना कि उसने इसको कारावास का कारण बना दिया। बना दिया। है ना? तब मैंने उनसे ये कहा कि इसको, और फिर मैंने उस टाइम पीरियड को देखा, तो जो उसमें अंतर्दशा में आ रहा था, वो भी एक क्रूर ग्रह ही आ रहा था। हुँ, तो जो उस अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का जब कैलकुलेशन निकाला, हुँ, तो वो 3 महीने का कैलकुलेशन आ रहा था। अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहा कि इसको 3 महीने तो जेल में रहना पड़ेगा। तो वो बोले फिर हम कितना पैसा खिलाएँ, क्या करें? तो मैंने कहा कि नहीं, आप पैसा मत खिलाना। यदि आपने रिश्वत देकर इसको जल्दी छुड़ाने का प्रयास किया, तो जिन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में ये अभी इंसान फँसा हुआ है, तो वो ग्रहों की उस प्रवृत्ति के कारण इसको और लंबा और केस हो फँस जाएगा, जाएगा। और फँस जाएगा। शनि ग्रह का एक गुण होता है कि वो पहले मौका देते हैं। हुँ, जैसे आपको गलत बात करने का, चोरी करने का, जैसे क्या है, कोई व्यक्ति कहीं गया, किसी संस्था में गया और वहाँ उसको कोई चीज़ दिखी और आस-पास कोई नहीं देख रहा है, तो उसके मन में एक भाव आएगा कि इसको उठा लूँ, और उसने यदि ये उठा लिया, ये काम शनि ग्रह का होता है, वो पहले मौका देते हैं। हुँ, मौका दिया और आपने यदि तब गलत काम कर लिया, तो फिर वो दंड देते हैं। हाँ, और यदि उस समय आपने गलत काम नहीं किया, तो वो पुरस्कार देते हैं, उस आपकी भलाई का। तो ऐसा ही मैंने कहा, ये सिचुएशन में ये बालक अभी फँसा हुआ है, अभी आप कुछ भी मत छेड़ो, इसको कुछ सिखाओ भी मत। इसको बस ये कहो कि ये जेल में रहे, 3 महीने रहना पड़ेगा, ये शांत रहे। और ये अपनी ईमानदारी, जो अपनी सच्चाई है, ये अपनी ईमानदारी वो ही केवल सामने रखे। जज के सामने भी, पुलिस के सामने भी 3 महीने इसको रहना पड़ेगा, 3 महीने बाद ये क्लीन ठीक हो होकर पाएगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल निर्दोष साबित होकर ये अपने घर आ जाएगा, और उसके बाद आगे भविष्य में तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसा फिर से कुछ होगा। तो आप यही मान लीजिए कि
ऐसा इसके भाग्य में था, ऐसे नियति में था, तो आप ये शांत रहें। तो उसकी जो माँ थी वो बहुत रोने लगी कि नहीं, नहीं, हम 3 महीने 3 कैसे? महीने कैसे रहेंगे और कैसे निकलेगा और क्या करेगा? तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने स कुंडली देखी है तो मैं आपको इस बात की सलाह दे रही हूँ, यदि आप इसको मानेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो फिर वैसे आप माँ हैं और एक माँ का हृदय भी डिसीजन आपको कहता है लेना है, हाँ। और आपके परिवार के बड़े लोग जो कहते हैं, वैसा आप निर्णय ले सकते हैं। वो लोग घर गए अपने, उन्होंने सोच-विचार किया, तो थोड़ी कोशिश भी करी पर रिश्वत नहीं दी। उन्होंने बाकी और तरह से कोशिश करी पर फिर उनको ये बात समझ में आ गई कि अभी अभी ये छूटना नहीं है। तो वास्तव में फिर 3 महीने बाद उसके पिता का फ़ोन आया कि आज वो बच्चा अ, क्लीन जेल होके से निकल गया, बाहर होके निकल आया है और बरी हो गया, निर्दोष हो गया है खुश हो और गया। आपने बहुत अच्छा बता दिया था कि रिश्वत ना दे। हो सकता है कि रिश्वत देते तो हम रिश्वत देने के मामले दूसरा में भी कोई फँस केस हो सकते जाता। और कोई केस हो जाता क्योंकि जो इनको फँसा रहा था, वो तो तैयार ही बैठा था कि कोई गलती करें और उस गलती का को सामने रखकर ये और लंबा फँसा सके। तो एक ऐसा अ, ज्योतिष विद्या अनुभव में हाँ, आता है, उसमें बता ज्योतिष विद्या सकते पर उनका भी विश्वास जमा और मेरा स्वयं का भी विश्वास जमा कि हाँ, हम जो चीज़ देख रहे हैं, हम जो ग्रहों को स्टडी कर रहे हैं, उनका स्वभाव देख रहे हैं तो कहीं हद तक वो सही बैठ सही रहा है। बैठ रहा जी, है। मैम, सवाल तो मेरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको और हम और डिस्कस करें और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। पर मुझे लगता है इस पे और एक एपिसोड हमको लेना चाहिए, जी, जिस पे हम लोग और एक-एक राशि को लेके या जी, और एक पर्टिकुलर किसी का चार्ट लेके हम लोग और थोड़ी टेक्निकल जी, डिस्कशंस कर जी, सकेंगे। बिल्कुल। इस एपिसोड पर आप आए और आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, जो कि एक भ्रम जो होता है जी, एस्ट्रोलॉजी को लेके, जी, वो दूर हो जाएगा जी, लोगों का। जी, दूसरा ये है कि टर्म्स जो होते हैं वो मालूम होना ज़रूरी है, जी, ताकि आप कभी भी किसी ज्योतिष के पास जाएँ जी, और समझें, जी, तो एज़ अ, इंडिविजुअल एक आम व्यक्ति के जी, तौर पर जी, आपको चीज़ें समझ में आती है और आपका एक जो विश्वास है जी, ज्योतिष विद्या पे, जी, वो बना रहे। जी, और मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी जो है एक डायरेक्शन देने का एक मीडियम है, जी, बिल्कुल। तो आपने इन बहुत सारी और चीज़ों पे इसमें जो एक बताई। काम और करती है कि यदि कोई बहुत निराश होकर आया है, हाँ, तो ये पता चल जाता है कि भई 4 महीने आपको बहुत तकलीफ उठानी है, उसके बाद आपका अच्छा हो जाएगा। यदि उसको सच में ये पता आप चलता मेंटली है, प्रिपेयर हो जाते तो हो। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और वो 4 महीने में मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो सारी तकलीफें अब तकलीफ नहीं लगती। मतलब जो अभी तक तकलीफ लग रही थी, अब लगता है अरे बस 4 महीने तो हैं। तो फिर वो तकलीफ पता नहीं चलती, लगता है अब इसको पार कर लेंगे। पर एक अभी इससे मुझे और एक क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जी, मैं पूछ रहा हूँ, आपको जी, थोड़ा और टाइम ले रहा हूँ जी, कि सही ज्योतिष आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि क्या होता है कि आम दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जी, जो आपको भ्रमित करते हैं जी, और क्योंकि आदमी ऑलरेडी हताश होता है, हाँ, तो वो चला जाता है जी, और बहुत सारी क्रियाएँ कर लेता है और उस जी, चीज़ों में फँस जाता है। जी। तो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ये ज्योतिष सही है? जी, बिल्कुल। वही जो आपने कहा कि इंसान ये बात तो तय है कि जब मुसीबत में आएगा तब ज्योतिष के पास जाएगा, हाँ, है ना? वकील के पास, डॉक्टर के पास और ज्योतिष के पास इंसान तभी जाएगा जब वो मुसीबत में होगा, तकलीफ में होगा, है ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ पूजाएँ करवा ली या कुछ ऐसा बता दिया कि डरा दिया इंसान को और डरा दिया। पहले से ही वो डरा हुआ था, परेशान था और डरा दिया और फिर कुछ बताया रिज़ल्ट ऐसे तो वो अपने घर गया और उसको कुछ समय में लगा कि नहीं उसको फ़ायदा नहीं हुआ या वो और तकलीफ में आ गया। हुँ, तब हम वहाँ ये कहेंगे कि ये ज्योतिष यहाँ पर फ़ेल हो गया। हुँ, पर यदि कोई इंसान मुसीबत में है और वो किसी ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष के पास जाकर उससे बातचीत करके या उसको कुंडली दिखाकर जब वो वहां से निकलता है तो एक उम्मीद से भरा हुआ हो, हुँ, एक आशा से भरा हुआ हो और उसका चेहरा दमक रहा हो, नहीं भी दमक रहा हो तो कम से कम जो वो परेशानी लेकर आया था थोड़ा उससे उसको शांति नॉर्मल मिले, हाँ नॉर्मल हो जाए। हो जाए और उसके घर जाने के बाद महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उसकी लाइफ में जितनी परेशानियां थी वो तकलीफें कम हो जाए तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि वो ज्योतिष सही था। ये भी बहुत खूब बात आपने बताई क्योंकि जी, आम दुनिया में आम जनता को आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है जी, और ये जो तरीका है मेरे ख़्याल से बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा जी, और आपने इतनी सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें आज बताई हम उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप हमारे शो पर आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और समय निकालेंगे और हम लोग जी, और एक एपिसोड लेंगे जिस पे बिल्कुल, हम लोग और डिटेल डिस्कस बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। जी, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। जी, नमस्कार। दोस्तों नया साल है, हम भी एक्साइटेड हैं और अच्छा कंटेंट और अच्छे गेस्ट आप तक लाने के लिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए
एंड हिट दैट बेल आइकन टू। ये हमें मोटिवेट करता है अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू।